नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897462360455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। टॉपिक नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी सिलेबस का भाग है। इसमें हम लोग जो है पूरा रिवीजन करेंगे इस पूरे टॉपिक का। बहुत ही सीमित समय में सारे के सारे फैक्ट आपको रिवाइज करवा दिए जाएंगे और निश्चित तौर पर आपका सवाल गलत होगा नहीं। अभी तक आपने जहां से पढ़ा हो आप यहां से रिवीजन कर सकते हैं और फाइनली जो है यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे निश्चित तौर पर। आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमको यहाँ पर बात करना है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की, जिससे एक क्वेश्चन बनने की संभावना बिल्कुल रहती है हर एग्जाम में, जहाँ पर ये राष्ट्रीय आंदोलन पूछा जाता है। यहाँ पर कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन या आंदोलन, उनका नाम, स्थान, संस्थापक और संबद्ध व्यक्ति कौन है, उनकी प्रकृति और कार्य कैसा था, ये ध्यान रखना इसमें जरूरी होता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में स्वामी नारायण संप्रदाय गुजरात में आया था और इसके संस्थापक व्यक्ति थे स्वामी सहजानंद, जिनका मूल नाम घनश्याम था। ईश्वर की अवधारणा में विश्वास, वैष्णव धर्म की भोगवादी रीतियों का विरोध करना और नैतिक आचार संहिता का निर्माण करना, ये यहाँ पे उद्देश्य था इसका। मतलब वैष्णव धर्म की शुद्धि यहाँ पे करना इसका उद्देश्य था। जो कुछ कुरीतियाँ आज घर कर गई थी वैष्णव धर्म में, उसको हटाना इसका उद्देश्य था। स्वामी नारायण संप्रदाय ये कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था? गुजरात में। फिर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हम लोग कह सकते हैं, या स्पेसिफिकली अगर पूछे तो अगस्त 1828 में स्टैब्लिश हुआ था ब्रह्म समाज। प्रारंभ में इसको आत्मीय सभा कहा जाता था। स्थापना कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में। ठीक है, अब इसमें भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसकी कई ब्रांचेस थी जिसमें कई बार कन्फ्यूजन आपको मिलेगा बहुत सारी मोटी मोटी किताबों में भी। आपको ध्यान रखना है कि आदि ब्रह्म समाज का अगर संस्थापक पूछा जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? केशव चंद्र सेन हो जाएगा। साधारण ब्रह्म समाज किसने स्टैब्लिश किया था? इसका उत्तर हो जाएगा शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस। और ब्रह्म सभा अगर पूछा जाए तो उसके संस्थापक राजाराम मोहन रॉय होंगे। इसका बेसिक थीम मोनोथीज्म था, यानी एकेश्वरवाद का प्रचार करना, अवतारवाद, ध्यान, मूर्ति पूजा आदि अंधविश्वासों का विरोध करना, सती प्रथा का विरोध करना, हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना। अब राजा राम मोहन रॉय की कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं, जैसे कि संवाद कौमुदी है, ठीक है, मिरातुल अकबर है या मिरातुल अखबार इसको कहीं कहीं लिखा जाता है, देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं जैसे तत्वबोधनी है, केशव चंद्र सेन द्वारा इंडियन मिरर शुरू किया गया था। केशव चंद्र सेन संस्थापक, नरेंद्र नाथ सेन इसके एडिटर थे, ठीक है। और साधारण ब्रह्म समाज द्वारा तत्व कौमुदी पत्रिका निकाली गई थी, द इंडियन मैसेंजर निकाला गया था, और द संजीवनी और द नवभारत प्रवासी। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज ही था, हम लोग कह सकते हैं, ठीक। इसके बाद आत्मीय सभा। आत्मीय सभा में डेट पूछी जाती रही। आत्मीय सभा की डेट में बड़ा कन्फ्यूजन है, आपको कहीं पर 1815 देखने को मिलेगा, कहीं पर 1814 देखने को मिलेगा। एक्चुअल डेट जो 30 दिसंबर 1814 है। अगर आपके एग्जाम में अगर सिर्फ वर्ष दिया हो 1814 तो वह सही होगा। अगर 1814 दिया ही ना हो, ऑप्शन में 1815 दिया हो, तो उसे सही मानिएगा आप, क्योंकि हमको इसी तरीके से इसको स्टडी करना है। ओरिजिनल डेट 30 दिसंबर 1814 है। आत्मीय सभा के संस्थापकों में आएंगे राजा राम मोहन रॉय, रसिक कृष्ण मलिक, ताराचंद्र चक्रवर्ती और कृष्ण मोहन बनर्जी, ठीक है। वेदांत के एकेश्वरवादी आदर्शों का प्रचार करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, जातिगत कठोरता, अर्थहीन कर्मकांडों, आडंबरों का विरोध करना इसका उद्देश्य था। धर्म सभा कलकत्ता में स्टैब्लिश हुई थी, राधाकांत देव इसके संस्थापक हैं। ब्रह्म समाज का विरोध मतलब इसका उद्देश्य था, मतलब ब्रह्म समाज की आइडियोलॉजी के खिलाफ इसको खड़ा किया गया था संगठन को। इसमें हिंदू कट्टरवाद का समर्थन किया गया था, वर्ण व्यवस्था वगैरह का प्रचार किया गया था और एकेश्वरवाद का विरोध किया गया था, ठीक है। ये है यहाँ पे। वहाबी आंदोलन की शुरुआत हुई थी रुहेलखंड में, ठीक है, जो इस समय हमारा जो बरेली वाला रीजन है उत्तर प्रदेश का, वहाँ से। और भी अगर पश्चिम में चले जाएँ तो काबुल, उत्तर पश्चिम प्रांत, बंगाल, मध्य प्रांत में इसकी कई शाखाएं खुली थीं। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के सिताना में मुख्यालय की स्थापना हुई थी इस वहाबी आंदोलन के लिए। तो मुख्यालय कहाँ पे खुला था? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के सिताना में, ठीक। रायबरेली के सैयद अहमद संस्थापक थे। इसमें और जो व्यक्ति शामिल थे उसमें विलायत अली शाह है, मोहम्मद हुसैन है, फरहत हुसैन है, ये सभी पटना के थे, और इनायत अली भी हैं। इसमें अपने धर्म गुरु जो उनके थे वलीउल्लाह, उसके उद्देश्यों और शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया गया था। अंग्रेजों का विरोध किया गया था। सिखों से धर्म युद्ध की व्यक्तिगत व्याख्या पर बल दिया गया था, ठीक है। उसके बाद 1839 में तयूनी आंदोलन, ढाका में स्थापना की थी किसने? करामत अली जौनपुरी ने। इसमें भी शाह वलीउल्लाह की धार्मिक शिक्षाओं को प्रमुख आधार बनाया गया था। इसमें फराजी आंदोलन का विरोध किया गया था, ठीक। फराजी क्या है अभी आपको आगे बताएंगे। 1839 में तत्वबोधनी
की स्थापना कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में। फाउंडर कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। 1841 से 1871 के बीच नामधारी या फिर कूका आंदोलन चलता है, सिखों से संबंधित है। उत्तर प्रदेश से सीमांत प्रांत भाईनी या पंजाब के लुधियाना जिले में जो प्रेजेंट में था, जो मतलब पहले उत्तर प्रदेश का ये सीमांत प्रांत आता था भाईनी, जो इस समय हम लोग पंजाब का प्रेजेंट लुधियाना डिस्ट्रिक्ट मान सकते हैं। भाई बालक सिंह और भाई राम सिंह इसके संस्थापक थे कूका या नामधारी मूवमेंट के। सिखों के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के लिए इसमें प्रयास किए गए थे। भक्ति और शुद्धता पर बल दिया गया था। स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1848 में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर भाऊ दाजी, और इसमें प्रमुख रोल निभाया था दादा भाई नौरोजी ने भी, ठीक है। और अगर पूछे कि इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी तो बॉम्बे में या फिर प्रेजेंट में मुंबई में, ठीक। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में बम्बई महाराष्ट्र में। जातीय बंधनों को दूर करना उसका उद्देश्य। 1851 में रहनुमाई मजदायन सभा, पारसियों का धार्मिक सुधार आंदोलन था। इसमें एसएस बंगाली, दादा भाई नौरोजी, फरदौन जी नौरोजी, ये सब जो है शामिल थे। इसी जो है संस्था ने रस्त गफ्तार निकाला था। रस्त गफ्तार बेसिकली किससे एसोसिएट करते हैं? दादा भाई नौरोजी से एसोसिएट करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद राधा स्वामी सत्संग आंदोलन, आगरा में इसकी स्थापना हुई थी। तुलसीराम या शिवदयाल साहब, इनको स्वामी जी महाराज कहते थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। आत्मा और भक्ति के मिलन से मोक्ष प्राप्ति कैसे हो सकती है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया था। शराब मांसाहार आदि का यहाँ पर विरोध किया गया था। मूर्ति पूजा तंत्र मंत्र का विरोध किया गया था इसमें। देवबंद स्कूल ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी या फिर देवबंद सहारनपुर में इसकी स्थापना की गई थी। मोहम्मद कासिम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोही इसके प्रमुख संस्थापक थे। ज़्यादातर लोग जो जुड़े थे इससे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद उल हसन शिबली नोमानी भी इससे जुड़े थे। सैयद अहमद खान ने जो बाद में अपना ये कह सकते हैं शुरुआत की थी अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल वगैरह की, जिसके बारे में भी हम आगे बताएंगे। इसमें उन्होंने लिबरल मुस्लिम्स की बात की थी, उसका विरोध किया था। इसमें इस्लाम के में उदारवाद का इन्होंने विरोध किया था, और कट्टर इस्लामिक जो मतलब आइडियोलॉजी है उसका यहाँ पे इन्होंने कह सकते हैं समर्थन किया था देवबंद ने। तो कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया था देवबंद स्कूल ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी ने, जबकि विरोध किसने किया था? सर सैयद अहमद खान के ऑर्गेनाइजेशन ने। भारतीय ब्रह्म समाज कलकत्ता की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने, ठीक है, 1866 में। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी, और इसके मेन संस्थापक है आत्माराम पांडुरंग, यही मेन है, ठीक है। अगर जो है केवल इन्हीं का नाम दिया जाता है तो ये मानेंगे आप। गोविंद रानाडे जो है और जी भंडारकर संस्थापक सदस्य हैं, ठीक। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने। आगे है आर्य समाज, बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। मूल शंकर जो हैं, जिनको हम दयानंद सरस्वती के नाम से जानते हैं, वो इसके संस्थापक हैं। दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, और शुद्धि आंदोलन का श्रेय भी इसी को जाता है, आर्य समाज को, ठीक है। शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दयानंद सरस्वती या फिर आर्य समाज ने। 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल की स्थापना हुई थी, जिसको बाद में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाने लगा 1870 में। कालांतर में 1921 में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो ये बन गया, ठीक। संस्थापक है श्री सैयद अहमद खान। धार्मिक तर्कवाद द्वारा मुस्लिम धर्म में सुधार लाने का इन्होंने प्रयास किया था। कांग्रेस का काफ़ी विरोध किया था। सर सैयद अहमद खान ने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है, और तहजीब उल अखलाक नामक एक उर्दू पत्र का प्रकाशन किया था। उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसका एक हेडक्वार्टर कहाँ पे बना? मद्रास के निकट अडेयार में 1882 में। रशियन विमेन मैडम SP ब्लावात्स्की और कर्नल HS ऑलकॉट इसके संस्थापक सदस्य थे। एनी बेसेंट इससे बाद में जुड़ गई थी। उपनिषदों से प्रेरणा, वेदांत दर्शन को महत्व देना, प्राचीन धर्म और मानसिकता पर बल देना, और सांख्य दर्शन में भी इनका कह सकते हैं विश्वास था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वेदांत में विश्वास करती थी, सांख्य में, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। अभी ACF के पेपर में पूछा गया था भाई कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी किस भारतीय दर्शन में विश्वास रखते थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा सांख्य। साधारण ब्रह्म समाज कलकत्ता में स्थापना किसने की थी? शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस ने। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी पुणे में स्थापना MG रानडे मेनली ये थे, और जी छिबदोनकर थे, गोपाल गणेश आगरकर भी थे, लेकिन मेन संस्थापक, चूंकि ये PT का पेपर है, कोई PCS का नहीं, तो इसमें आप मानेंगे MG रानडे। सिर्फ यही आपको ऑप्शन में मिल जाएगा इनका नाम। पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने की थी, मतलब इसी दक्कन एजुकेशन सोसाइटी या फिर रानाडे ने। इसके बाद सेवा सदन बम्बई में स्थापना हुई थी, बहराम जी M मालाबारी ने या BM मालाबारी ने स्थापना की थी। ये पारसी व्यक्ति थे। बाल विवाह का विरोध, विधवा पुनर्विवाह की वकालत इस ऑर्गेनाइजेशन ने की थी। सामाजिक रूप से शोषित महिलाओं के उत्थान का प्रयास इस ऑर्गेनाइजेशन ने किया था।
इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बम्बई में इसकी स्थापना एम जी रानडे और रघुनाथ राव ने की थी। देव समाज की स्थापना लाहौर में शिवनारायण अग्निहोत्री ने की थी। अहमदिया आंदोलन कादिया पंजाब से हुई थी। इसकी संस्थापक थे इसके मिर्ज़ा गुलाम अहमद। मद्रास हिंदू एसोसिएशन मद्रास की स्थापना वीरे सलिंगम पंतलू ने की थी। अच्छा, ये अहमदिया आंदोलन है, इससे एक पुस्तक एसोसिएटेड है, बराहीन ए अहमदिया। ठीक है, बराहीन ए अहमदिया, इसमें इनके आइडियोलॉजीज़ के बारे में बताया गया था। इसके बाद रामकृष्ण मिशन बंगाल में इसकी स्थापना हुई थी। कालांतर में बेलूर और अन्य कुछ केंद्र इसके खुले थे। स्वामी विवेकानंद नरेंद्र नाथ दत्त जिनका मूल नाम है, इन्होंने स्थापना की थी इसकी। बाद में इसको आगे बढ़ाते हैं रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद के गुरु और प्रेरणा स्रोत जो उनके हैं। इसके बाद हम देखेंगे द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इसकी स्थापना मुंबई में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को हिंदी में बोलेंगे भारतीय सेवक समाज। पूना में सेवा सदन की स्थापना की थी जी के देवधर और रमाबाई रानाडे ने। निष्काम कर्म मठ पूना में इसकी स्थापना की थी धोंदो केशव कर्वे ने। भारत स्त्री मंडल इलाहाबाद में सरला देवी चौधरानी ने इसकी शुरुआत की थी। अब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव स्किप करता जा रहा हूँ क्योंकि मेनली ऑब्जेक्टिव्स वही है, एक जैसे हैं सबके। 1911 में सोशल सर्विस लीग बम्बई में स्थापित हुई थी। नारायण मल्हार जोशी या एन.एम. जोशी इसके फाउंडर थे। उसके बाद सेवा समिति की स्थापना इलाहाबाद में हुई थी। हृदयनाथ कुंजरू H.N. कुंजरू इसके संस्थापक थे। सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन बम्बई में श्री राम वाजपेयी ने इसकी शुरुआत की थी। द इंडियन विमेंस एसोसिएशन मद्रास में इसकी स्थापना की थी, या फिर कह सकते हैं इससे जुड़ी जो प्रमुख व्यक्तित्व थी वो थी एनी बेसेंट। इसकी फर्स्ट प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट, हम लोग कह सकते हैं। वैसे तो कई महिलाएं इससे जुड़ी हैं। इसके बाद सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले या ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, उनकी पुस्तक थी गुलामगिरी। इसके बाद सामाजिक सुधार आंदोलन में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की स्थापना हुई थी लॉर्ड कैनिंग के समय पे। ध्यान रखेंगे कि 1857 के विद्रोह से पहले लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इसको ड्राफ्ट किया गया था, पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय। ध्यान रखिएगा, 26 जुलाई 1855 को इसको कहा जाता है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, अधिनियम नंबर 15। ठीक। नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय आया था 1872 में, इसमें अंतरजातीय विवाह की अनुमति दी गई थी। एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये आया था लैंसडाउन के समय, लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष इसमें निर्धारित की गई थी। शारदा एक्ट आया था एरविन के समय 1930 में। ठीक है, और लड़की की आयु न्यूनतम 14 वर्ष, लड़के की न्यूनतम आयु 18 वर्ष इसमें निर्धारित की गई थी। शिशुवध प्रतिबंध आया था वेलेस्ली के समय, शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, इन्फेंटिसाइड पर बेसिकली। सती प्रथा प्रतिबंध इसमें लगाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था एलन बोरो के समय 1843 में। रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट जो है ये किसके समय आया था? डलहौजी के समय आया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट। इसमें जो लोग हिंदुइज्म से कन्वर्ट होते थे क्रिश्चियनिटी में, उनको भी अपनी फादर की प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का अधिकार दिया गया था। आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसमें फिर मुस्लिम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, उनके संस्थापक एकदम क्रम से दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर में मोहम्मद कासिम नानोतवी, राशिद अहमद गंगोही। अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान का अलीगढ़ मूवमेंट। अहमदिया 1889-90 में। फरीदकोट कादियान से मिर्ज़ा गुलाम अहमद। नदवत उल उलेमा लखनऊ से मौलाना शिबली नोमानी के नेतृत्व में। फराजी आंदोलन फरीदपुर बंगाल से हाजी शरीयतुल्लाह और दुदू मियाँ या दादू मियाँ के नेतृत्व में। और तयूनी आंदोलन ढाका से करामत अली जौनपुर के नेतृत्व में। ठीक है, ये है यहाँ पे क्रम से नहीं है, लेकिन एक बार इनका आप एक बार देख लीजिएगा। वैसे ये पीटी का पेपर है, कोई ऐसा क्रोनोलॉजी इसकी तो नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें स्थान और संस्थापक जरूर पूछ सकते हैं। जो भी स्थान उत्तर प्रदेश से एसोसिएटेड हैं उनको जरूर आप नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, अब यहाँ कुछ वन लाइनर फैक्ट हैं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी शासन व्यवस्था को भारत में खून चूसने वाली संस्था कहा था। कांग्रेस द्वारा 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का प्रथम अध्यक्ष इसे बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, 1857 के विद्रोह में फोर्ट ऑफ सोल्जर्स के निहित वास्तविक कमान का प्रमुख कौन था? जनरल बख्त खान। राजा राम मोहन रॉय ने अपने शैक्षिक कार्य में डेविड हेयर के साथ मिलकर के मतलब ये काम किए थे। देश प्रेम धर्म है और धर्म है भारत के प्रति प्रेम, ये कथन था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। ठीक है, इसके बाद डोला पाल की आंदोलन उत्तराखंड में शिल्पकारों द्वारा किया गया था। ठीक है, और सामाजिक चेतना के प्रसार हेतु गोपाल हरि देशमुख ने एक अखबार निकाला था, शतपत्रेण। द महाराज लाइबल केस 1861-62 संबंधित है। बॉम्बे हाई कोर्ट से जदुनाथ ब्रजरतन जी महाराज ने मुकदमा किसके खिलाफ किया था? एक सोशल रिफॉर्मर करसोन दास मूलजी के विरुद्ध किया था, जिन्होंने अपने अखबार सत्य प्रकाश में एक लेख प्रकाशित किया था, उसके विरोध में ये मुकदमा चला था उनके खिलाफ।
उसके बाद भारतीय लोगों को शिक्षित करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, ये कथन किसका है? लॉर्ड मायो का है। विलियम एडम बैप्टिस्ट जो है मिशनरी से संबंधित था, जिसने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के कलकत्ता में एक यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की थी। ठीक है। उसके बाद जीव शिव है, इस सिद्धांत का प्रचलन किसका है? रामकृष्ण मिशन परमहंस का। अरविंद घोष ने किया था। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। सर सैयद अहमद खान का कथन था, हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। वैसे इसको जो है 1930 लिखा रहता है बुक्स में, लेकिन एक्चुअल डेट जो है 1929 है। जो भी आपके ऑप्शन में दिया हो उस हिसाब से आप करिएगा। 1851 में कुछ अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पारसियों ने रहनुमाई मजदाइन सभा की स्थापना की थी। बंगाली लेखक भूदेव मुखर्जी ने प्रथम बार सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जाए। ठीक है, और ऐसा हुआ भी था स्वदेशी के समय। राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 1833 में। ठीक। इसके बाद हम देखेंगे प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये किताब लिखी थी उन्होंने, राजा राम मोहन रॉय ने ही। और एक उनकी किताब है गिफ्ट टू मोनोथीज्म, गिफ्ट टू मोनोथीज्म। ये किताब जो है लग तो राय नाम से कि इंग्लिश में लिखी गई, लेकिन ये पर्शियन में लिखी गई थी, फारसी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन रॉय किस तरीके के सुधारों से संबंधित हैं? सती प्रथा से संबंधित है। सती प्रथा का विरोध उन्होंने किया था। 1829 में जो कानून बना था सती प्रथा के विरुद्ध, इसमें इनका अहम रोल माना जाता है। डेविड हेयर के साथ मिलकर के इन्होंने द हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में। 1825 में उन्होंने एक वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें भारतीय विद्या और पाश्चात्य भौतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1858 में जो है ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात देवेंद्र नाथ टैगोर ने उन्हें समाज का नया आचार्य बनाया था। किसको? केशव चंद्र सेन को। 1856 में उन्होंने अपना स्वयं का भारतीय ब्रह्म समाज या ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की थी केशव सेन ने। 1893 में जो वर्ल्ड पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पर शिकागो में गए थे हमारे स्वामी विवेकानंद। वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन बेसिकली हम लोग इसको कहते हैं, हिंदी में इसको लिखते हैं वैश्विक धर्म संसद हुई थी, इसमें यह गए थे 1893 में। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी कहा जाता था, इनका विवाह किससे हुआ था? रामकृष्ण परमहंस से, जो कि विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी दयानंद या फिर जिनका नाम मूल शंकर था, इनका जन्म हुआ था 1824 में गुजरात की मोरबी रियासत में, काथियावाड़ रीजन में। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती नारा दिया था, पुनः वेदों की ओर लौटो, या फिर बैक टू वेदास। और भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को ही। महाराष्ट्र के सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी के नाम से जाने जाते थे। विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। विष्णु परशुराम पंडित ने विधवा पुनर्विवाह सोसाइटी की स्थापना की थी और विधवा पुनर्विवाह आंदोलन चलाया था। 1850 में श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में काम किया था। आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया था। 1849 में बेथून कॉलेज के सचिव के रूप में इन्होंने भारत में स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। ठीक। बाल शास्त्री जाम्बेकर, ये बॉम्बे में पत्रकारिता के माध्यम से सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए थे। उन्होंने 1932 में दर्पण नामक एक पत्र का प्रकाशन किया था। दिग्दर्शन नामक एक पत्र उन्होंने 1940 में शुरू किया था। ठीक। महाराष्ट्र में परमहंस मंडली के संस्थापकों में मुख्य रूप से ददोबा पांडुरंग, मेहताजी दुर्गाराम और अन्य लोग शामिल हैं। ठीक। गोपाल हरि देशमुख का एक और साप्ताहिक पत्रिका है जिसका नाम है हितेक्षु। ठीक है, हितेक्षु नाम है, ध्यान रखिएगा। सनातन धर्म सभा की स्थापना की गई थी 1895 में। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन एक क्षेत्रीय आंदोलन था जिसका मतलब उद्देश्य था दलित वर्ग का जो दमन किया जाता था ब्राह्मण वर्ग के द्वारा, उसका यहाँ पे प्रचार करना। इस आंदोलन की शुरुआत केरल के इझावा जनजाति के श्री नारायण गुरु स्वामी ने की थी। वो कलिग संघ की शुरुआत हुई थी 1905 में मैसूर में। ये एक ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था, या फिर कह सकते हैं वर्ण व्यवस्था के खिलाफ ये आंदोलन था। न्याय आंदोलन या फिर जस्टिस मूवमेंट की शुरुआत CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज ने मद्रास में की थी। इसका उद्देश्य गैर ब्राह्मण जातियों की विधायिका में प्रतिनिधित्व को बढ़ाना था। मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया गया था 1917 में। निम्न जातियों के लोगों के लिए एक पृथक प्रतिनिधित्व की मांग इसमें की गई थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सर सैयद अहमद खान को अंग्रेज सरकार ने नाइटहुड की उपाधि दी थी 1888 में। ठीक है, और सिंह सभा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1853 में अमृतसर में। अब यहाँ पर जातीय आंदोलन की बात कर लेते हैं। दलित आंदोलनों में महारों का आंदोलन महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें नेतृत्व करता थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
इसका क्षेत्र है महाराष्ट्र और ये कब हुआ था 1924 में। तो डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूशंस की स्थापना हुई थी 1924 में। 1927 में मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत छपा था। 1927 में भारतीय समता संघ की स्थापना की गई थी। 1942 में अनुसूचित जाति संघ का गठन किया गया था। ठीक है। सत्य शोधक आंदोलन की शुरुआत ज्योतिराव फुले या ज्योतिबा फुले ने की थी। ब्राह्मणवाद का विरोध और अस्पृश्य या फिर जो सो कॉल्ड अनटचेबल्स थे उनकी दशा सुधारने का इसमें प्रयास किया गया था। अरविप्पीपुरम आंदोलन का नेतृत्व किया था श्री नारायण गुरु ने। केरल में ये हुआ था। दलित और शोषित वर्गों के अधिकारों को जताने के लिए ये किया गया था। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना हुई थी 1902-1903 में। नारायण आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे सी वी रमन पिल्लई, के रामकृष्ण पिल्लई और पद्मनाभन पिल्लई। केरल में ये हुआ था। ब्राह्मणवाद का विरोध ही इसका उद्देश्य था। कैवर्तों का आंदोलन हुआ था, जिनको बाद में माहिष्य आंदोलन कहा गया था। 1897 में हुआ था मिदनापुर वेस्ट बंगाल में। जाति निर्धारणी सभा की स्थापना इसमें हुई थी 1897 में। ठीक है। जस्टिस पार्टी आंदोलन डॉक्टर टी.एम. नायर, पी. त्यागराज चेट्टी और सी.एन. मुदलियार का है और मध्यस्थ जातियों से संबंधित है। तो इसका क्षेत्र क्या है जस्टिस पार्टी का? मद्रास। इसके बाद है कि कांग्रेस का हरिजन आंदोलन 1917 से आगे बढ़ा था। इसमें 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की गई थी। 1933 में गांधी जी द्वारा हरिजन नामक एक साप्ताहिक पत्र निकाला गया था। आत्मसम्मान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हैं ई.वी. रामस्वामी नाइकर, जिनको पेरियार कहा जाता है। 1925 में स्थापना की गई थी और इसमें कुडी अरासू नामक एक इन्होंने पत्र निकाला था। तो कुडी अरासू किससे संबंधित है? ई.वी. रामस्वामी नाइकर से। और क्षेत्र है तमिलनाडु या मद्रास रीजन। अछूतों द्वारा नादर आंदोलन किया गया था क्षेत्रीय रीति रिवाजों की नकल करने के लिए। क्षेत्रीय नहीं बल्कि जिस तरीके से क्षत्रिय रहते हैं वैसे ही नादरों ने भी क्षत्रिय जो है प्रथा को अपनाने का प्रयास किया था तमिलनाडु में। और 1910 में नादर महाजन संगम की स्थापना यहाँ पे हुई थी। अब आ जाते हैं किसान आंदोलनों पर। टीटू मीर के नेतृत्व में यहाँ पे मीर और नाथर जो इनके नेतृत्व करता थे, टीटू मीर और मीर नाथर ने यहाँ पे पश्चिम बंगाल में ये आंदोलन किया था। इसको टीटू मीर आंदोलन ही कहा जाता है। हिंदू जमींदारों के विरुद्ध उन्होंने जो है ये आंदोलन किया था। हाजोंग और गारो जनजातियों का पागलपंथी आंदोलन करम शाह और टीपू शाह मुख्य नेतृत्व करता थे। इसमें मैमन सिंह डिस्ट्रिक्ट बंगाल में हुआ था। ठीक है। कर वृद्धि के विरोध में मोपला विद्रोह 2 बार हुआ था। एक इसका टाइम पीरियड है 1836 से 1854, एक 1921। मोस्ट प्रोबेबल जो माना जाता है वो 1921 वाला माना जाता है। तो मोपला कब हुआ था अगर ये आपसे पूछे और ये 1836 से 54 वाला ना ऑप्शन में हो तो 1921 वाला आप सही मानेंगे। तो अधिक कर निर्धारण के विरोध में कहते हैं कि हिंदू जमींदारों के विरोध में मुस्लिम कृषकों ने किया था, जबकि आजकल की फाइंडिंग्स इसे कुछ और बता रही हैं मोपला को। नील आंदोलन ये हुआ था किसानों के द्वारा बंगाल में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में नादिया बंगाल में। यूरोपीय नील बागानों मालिक जो शर्त लगाते थे उनको नील उगाने पर मजबूर करते थे, उसके विरोध में ये हुआ था नील आंदोलन 1859-1860 में नादिया बंगाल में। मराठा किसानों द्वारा दक्कन के किसानों का विद्रोह ये हुआ था 1875 में। ठीक। गुजराती और मारवाड़ी साहूकारों के भ्रष्टाचार का विरोध इसमें किया गया था। रामोसी विद्रोह में वासुदेव बलवंत फड़के मुख्य नेतृत्वकर्ता थे 1870-1887। उसके बाद पाबना विद्रोह है, इसमें केशव चंद्र राय और शंभूनाथ पाल मुख्य नेता थे। बीसी चटर्जी और आरसी दत्त इसमें प्रमुख सहयोगकर्ता थे। पाबना डिस्ट्रिक्ट में हुआ था जो कि अब वेस्ट बंगाल में नहीं है, ये बांग्लादेश में है। इसी आंदोलन के चलते बाद में 1885 में बंगाल टीनेंसी एक्ट पारित किया गया था। पंजाब कृषक विद्रोह ये हुआ था 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में पंजाब में हुआ था। 1900 में पंजाब भू हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया था। इसके चलते चंपारण में किसानों का चंपारण सत्याग्रह, ये चंपारण बिहार में हुआ था 1917 में। गांधी जी यहाँ पे गए थे, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। 3 कठिया प्रणाली के विरोध में ये हुआ था। 3 कठिया पद्धति एक कृषि पद्धति है, ठीक है, जिसमें 20 बिस्वे में 3 कट्ठे पे जो है नील उगाने पर मजबूर किया जाता था किसानों को, ये उनको मंजूर नहीं था। ठीक। खेड़ा के किसानों का खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन जो है गांधी जी ने नेतृत्व किया था खेड़ा में 1918 गुजरात में। फसल बर्बाद हो जाने पर भू राजस्व की दरों को कम कराए जाने के लिए आंदोलन हुआ था। इसमें खेड़ा में गांधी जी ने कहा था कि हमको बायकॉट करना चाहिए। उसके बाद किसी भी आंदोलन में गांधी जी ने बायकॉट का सहारा नहीं लिया, ध्यान रखिएगा। ठीक है। खेड़ा स्पेशल है क्योंकि इसमें गांधी जी ने कहा था कि कर देने की अपेक्षा कहीं और जाकर खेती करने लगो, लेकिन बाद में जितने भी सत्याग्रह हुए थे उस पर बायकॉट की नीति हटा दी गई थी। बारदोली सत्याग्रह संबद्ध व्यक्ति इसमें है कुनबी पाटीदार।
और जो सो कॉल्ड अनटचेबल्स थे वल्लभ भाई पटेल और मेहता बंधुओं का इसमें पूर्ण समर्थन यहाँ पे मिला था। तो बारदौली सत्याग्रह को वैसे किसने लीड किया था, अगर हम देखें तो इसमें प्रमुख नाम होता है वल्लभ भाई पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। 1928 में गुजरात में हुआ था। बारदौली की महिलाओं ने ही मतलब जो हमारे वल्लभ भाई पटेल हैं उनको सरदार की उपाधि दी थी, ध्यान रखिएगा। पासी और अहीर जाति के सदस्यों द्वारा एक आंदोलन हुआ था सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी में 1921-1922 में। लगान में बढ़ोतरी के विद्रोह में हुआ था एक आंदोलन। उसके बाद तेभागा आंदोलन यहाँ पे हुआ था गरीब बटाईदार और दिहाड़ी पर काम करने वाले कृषकों द्वारा बंगाल में 1946 में, तेभागा। उसके बाद तेलंगाना विद्रोह ये हुआ था 1946 से 51 तक, ये हैदराबाद में चला था। बर्खास्त आंदोलन 1936 बिहार में चला था। किसान सभा की स्थापना हुई थी 1919 से 1922 के बीच। किसान संघ वर्तमान भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में विरोध आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था और कई कृषि जाति समूह इसमें शामिल थे। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ था वर्ष 1918 में। लखनऊ में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नाई धोबीबंद अवध के प्रतापगढ़ की एक जागीर में नाई धोबीबंद सामाजिक बहिष्कार हुआ था, ठीक है। इसमें पहली बार एक संगठित सामाजिक बहिष्कार हुआ था। झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और बाबा रामचंद्र जो है इसमें जो है एक प्रमुख चेहरे के रूप में सामने आए थे। अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र के प्रयासों से 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ था। एका आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति का नाम ध्यान रखिएगा इसमें, मदारी पासी, इनका नाम ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था लखनऊ में 1936 में, ठीक है। और इसका नाम बदल करके अखिल भारतीय किसान सभा बाद में किया गया था। मतलब इसका नाम अखिल भारतीय किसान कांग्रेस था जब स्थापना हुई थी और बाद में इसका नाम बदल करके अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और सचिव थे यहाँ पे NG रंगा, ठीक है। फैजपुर में कांग्रेस सत्र हुआ था इसमें, फैजपुर बिहार में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष भी यही था और इसकी अध्यक्षता की थी NG रंगा ने। बारदौली सत्याग्रह की बात करें तो सूरत बारदौली में 1928 में इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था और बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, हमने आपको बताया। जन आंदोलनों में सन्यासी विद्रोह है 1763 से 1800 तक, यही मोस्ट अप्रोप्रिएट डेट है, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ, वो इसी विद्रोह में, मतलब इसका विद्रोह जो हुआ था सन्यासी विद्रोह, इसमें इसका उल्लेख है। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया, ध्यान रखिएगा। केना सरकार इसके प्रमुख नेता थे। फकीर विद्रोह हुआ था 1776 से 77 के बीच, प्रमुख नेतृत्वकर्ता मजनू शाह थे, बंगाल में हुआ था। चुआर विद्रोह ये हुआ था 1767 से 1816 तक, विद्रोह करता थे जगन्नाथ। क्षेत्र बंगाल और बिहार था। भू राजस्व वृद्धि प्रमुख कारण थी। रामोसी विद्रोह जो है, ये रामोसी विद्रोह एक वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में हुआ था और एक रामोसी विद्रोह जो है 1822 से 29 में हुआ था चित्तर सिंह के नेतृत्व में पश्चिमी घाट में, ठीक। पागलपंथी विद्रोह बता चुके हैं आपको, टीपू शाह इसके नेता थे, असम में ये हुआ था 1825 में। कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच बुद्धू भगत के नेतृत्व में रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू में हुआ था। संथाल विद्रोह में प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू मुर्मू थे और राजमहल हिल्स में ये आंदोलन हुआ था। नील विद्रोह में दीनबंधु मित्र का जो उपन्यास नील दर्पण, इसमें महत्वपूर्ण विवरण है नील विद्रोह का। तिरहुत सिंह जो है प्रमुख यहाँ पे नेता थे नील विद्रोह के। पाबना विद्रोह 1873 से 76, प्रमुख नेता यहाँ पर ईश्वर चंद्र राय और शंभूपाल। पाबना यहाँ पे प्रमुख क्षेत्र था। मुंडा विद्रोह में अगर हम देखें तो बिरसा मुंडा थे प्रमुख यहाँ पे नेता। खुंट कट्टी प्रथा के विरोध में ये हुआ था। सरदारी लड़ाई कहा जाता है इसको। मुंडा विद्रोह को उलगुलान या फिर महान हलचल के नाम से जाना जाता है। यूपीएससी में पूछा गया था कि उलगुलान क्या है, ठीक है। और बिरसा मुंडा के आध्यात्मिक गुरु थे आनंद पनरे, जो कि वैष्णव मत के माने जाते हैं। ताना भगत आंदोलन ये हुआ था, इसके प्रमुख नेता थे जतरा भगत और बलराम भगत, छोटा नागपुर रीजन में हुआ था। मोपला विद्रोह जैसे मैंने आपको बताया 2 फेजेस में हुआ था, 1836 से 54 के बीच एक बार और 1921-22 में एक बार। मोपला विद्रोह जो प्रमुख वाला है वो यही है 1921 वाला। इसके प्रमुख नेता अली मुसलियार और कुंज मोहम्मद हाजी थे, ठीक है। और तेभागा 1946 हमने आपको बताया। रंपा रिबिलियन ये हुआ था रंपा पहाड़ी में, गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में, और साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध हुआ था। हौज विद्रोह हुआ था 1820-21 में, बिहार का संथाल रीजन में हुआ था। भील विद्रोह 1812 से 1819 के बीच, ठीक है। अहोम विद्रोह के नेता गोमधर कुंवर थे, 1828 में हुआ था। और ताना भगत आंदोलन एक और हुआ था 1914 में, ठीक है।
छोटा नागपुर में उरांव ट्राइब ने किया था। खैरवार आदिवासी आंदोलन ये हुआ था 1874 में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में संभलपुर की गद्दी के लिए, ओडिशा रीजन में हुआ था ये, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं। सुरेंद्र साई ने यहाँ पर ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब यहाँ पे फिर कुछ वन लाइनर्स हैं। वंदे मातरम का गीत जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसमें सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व है, मतलब सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। ठीक है। मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य बकास भूमि की वापसी की मांग था। और नारायण मेघाजी लोखंडे, NM लोखंडे जो हैं, ये श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि श्रम आंदोलन के अग्रदूत भारत में कौन है, NM लोखंडे हैं। इसके बाद महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रेरित होने वाले पहले जनजातीय नेता जदो नांग थे। ये मणिपुर के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे। कूका आंदोलन, वहाबी आंदोलन बहुत कुछ मिलता जुलता है। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुए थे, किंतु बाद में राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गए थे। ठीक है, जिनका मेन उद्देश्य बाद में बन गया था अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। ठीक, कूका या नामधारी आंदोलन के नेता जो थे भाई राम सिंह, इनको जो है रंगून भेज दिया था अंग्रेज सरकार ने, जहाँ पर 1885 में इनकी मृत्यु हुई थी। गोविंद गुरु, जिन्हें लसोड़िया भी कहा जाता है, इन्होंने जो है भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से एक सभ्य सभा की स्थापना की थी 1883 में। गोविंद गुरु को लसोड़िया आंदोलन का प्रमुख माना जाता है। ठक्कर बप्पा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। ये हरिजन संघ के महासचिव थे। अब यहाँ पे स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका जो आपका यहाँ पे टॉपिक है, इसको कवर कर लेते हैं। स्वदेशी का अर्थ क्या है, अपने देश का। तो स्वदेशी आंदोलन जो है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु बना था, और महात्मा गांधी ने स्वराज की आत्मा कहा था स्वदेशी को। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में एक विशाल बैठक आयोजित की गई थी। इसमें बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा इसमें की गई थी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि महात्मा गांधी तो जो है 1914 में आए थे, 1915 में, तो ये जो है यहाँ से स्वदेशी से कैसे एसोसिएटेड है। महात्मा गांधी स्वदेशी आंदोलन से नहीं एसोसिएटेड है, स्वदेशी की भावना से एसोसिएटेड है। ठीक है, स्वदेशी जो बाद में भी कई आंदोलनों में कारगर रहा था, उसकी उन्होंने बात की है। 7 अगस्त 1905 के यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई थी। ये डेट ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं आपसे पीटी पेपर में। स्वदेशी आंदोलन की जड़ें जो है विभाजन विरोधी आंदोलन में थी। लॉर्ड कर्जन के बंगाल प्रांत को विभाजित करने के फैसले के विरोध में ये शुरू किया गया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 आप जानते हैं, और पार्टीशन ऑफ बंगाल को एन्यूअल कब किया गया था, यानी फिर से कब जोड़ा गया था, 1911 में। 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसमें स्वशासन को या फिर स्वराज को इंडियन नेशनल कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में घोषित किया गया था। तो स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य कब बनाया गया था, 1906 में जो कलकत्ता सेशन हुआ था वहाँ से। 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन बंगाल का औपचारिक विभाजन हुआ था, उसमें पूरे बंगाल में शोक का दिन मनाया गया था। गंगा में लोगों ने स्नान किया, नंगे पांव वंदे मातरम गाते हुए जुलूस निकाले थे, और उसे शोक दिवस के रूप में मनाया था। वर्तमान बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ही रचित था, ध्यान रखना है आपको। जो चरमपंथी या फिर जो गरम दल के नेता कहे जाते थे, जो एक्सट्रीमिस्ट कहे जाते थे, उनमें 3 नेता महत्वपूर्ण है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जिनको लाल, बाल और पाल कहा जाता है। 1908 तक सरकार की हिंसक कार्रवाई द्वारा स्वदेशी आंदोलन के एक चरण को लगभग समाप्त कर दिया गया था। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन के को मुख्य रूप से क्रांतिकारी आतंकवाद पर अंकुश लगाने हेतु रद्द कर दिया था। ठीक है, अब स्वदेशी आंदोलन का पूरी टाइमलाइन देख लेते हैं। ठीक है, 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा अनाउंस किया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल। इफेक्ट में आया था अक्टूबर में। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक सभा बुलाई गई और यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। 16 अक्टूबर को ऑफिशियली बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। इसमें राखी दिवस मनाया गया, शोक दिवस मनाया गया। और सर एंड्रयू हेंडरसन लीग फ्रेजर जो है भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। उन्होंने 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में सेवाएं दी थी। कृष्ण कुमार मित्र, ये बांग्ला पत्रिका इन्होंने निकाली थी संजीवनी, इसके संपादक थे कृष्ण कुमार मित्र। उन्होंने इस पत्रिका में कहा था संजीवनी में कि सारे यहाँ पे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए। ठीक है, तो हमसे हमारे एग्जाम में एक सवाल पूछते हैं, वेस्ट बंगाल पीसीएस ने पूछा था कि जो बॉयकॉट शब्द है या बहिष्कार शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग हमको किस पत्रिका में देखने को मिलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संजीवनी। जो कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका है संजीवनी। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना हुई थी, इसके फाउंडर थे अश्विनी कुमार दत्त। वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था स्वदेशी के समय, और स्वदेशी आंदोलन के समय हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था।
और H.W. नेविन्सन, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जो है स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल के लिए उन्होंने रिपोर्टिंग की थी। बाद में इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में उन्होंने प्रकाशित किया था। तो H.W. नेविन्सन की जो पुस्तक है न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया, किससे संबंधित है? स्वदेशी आंदोलन से। अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्र नाथ टैगोर ने मिलकर के इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की थी। ठीक है। जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी, इनका क्या संबंध है यहाँ पर? दिल्ली में राजदरबार आयोजित किया गया था दिसंबर 1911 में, जब दिल्ली को राजधानी घोषित किया जा रहा था। ठीक है। तो 12 दिसंबर 1911 को ही सम्राट ने बंगाल विभाजन रद्द घोषित किया था। कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंगाल के विभाजन के विरोध में इन्होंने काफ़ी मतलब यहाँ पे काम किया था और इन्होंने कहा था कि बंगाल का विभाजन हमारे लिए बम की तरह फटा है। ठीक है, ये कथन था सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख आलोचक थे और जो है उन्होंने कहा था कि हमको एक बेहतर समन्वय संबंध बनाने चाहिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू करने के लिए इन्हें जाना जाता है, परमानेंट सेटलमेंट जिसको कहते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक गठबंधन प्रणाली या गैर हस्तक्षेप नीति का इन्होंने पालन किया था। ठीक है। लॉर्ड डलहौसी जो है हड़प की नीति या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जाने जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। ठीक। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन से जुड़े नेता बाल गंगाधर तिलक, पूना में स्वदेशी की भावना का प्रचार प्रसार इन्होंने किया था। गणपति महोत्सव का आयोजन यहाँ शुरू हुआ था। लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में प्रसार किया था स्वदेशी का। अजीत सिंह से इन्हें सहायता मिली थी। सैयद हैदर रजा, इन्होंने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था। चिदम्बरम पिल्लई, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का प्रसार इन्होंने किया था। तुतिकोरन कोरल मिल की हड़ताल को इन्होंने संगठित किया था। ठीक है। और इन्होंने जो है पूर्वी तट पर तुतिकोरिन नामक नगर में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की भी स्थापना की थी। उसके बाद विपिन चंद्रपाल गरम दल के अग्रगण्य नेता थे और इन्होंने स्वदेशी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यू इंडिया नामक पत्र के संपादक भी थे ये। ठीक। उसके बाद लियाकत हुसैन, पटना के लियाकत हुसैन ने बहिष्कार किया था। 1906 में ईस्ट इंडिया रेलवे हड़ताल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। श्याम सुंदर चक्रवर्ती स्वदेशी आंदोलन से संबंधित राजनीतिक नेता थे और हड़तालों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी, बंगाल विभाजन के निर्णय प्रभावी होने वाली तिथि को विरोध प्रदर्शन हेतु काला दिवस मनाने की घोषणा इन्होंने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है बंगाली लोक संगीत के माध्यम से राष्ट्रवादियों में साम्राज्यवाद शासन के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा जगाई थी। हर का अपना अपना रोल है। बंगाल नेशनल कॉलेज का प्रधानाचार्य इनको नियुक्त किया गया था 1906 में, अरविंद घोष को। अरविंदा घोष ने वंदे मातरम नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। जतीन्द्र नाथ बनर्जी और बारिंद्र कुमार घोष, जिन्होंने अनुशीलन समिति का प्रबंधन किया था, उन्हें इनकी सहायता मिली थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनके भी अपने यहाँ पे रोल थे। द बंगाली नामक उनका समाचार पत्र था। ठीक है। इस पर एक लेख के लिए उन्हें सजा भी हुई थी एक बार, मतलब मुकदमा चला था उन पर। अश्विनी कुमार दत्त एक स्कूल शिक्षक थे। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की और 12 साल में मुस्लिम काश्तकारों द्वारा चलाए गए आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की और स्वदेशी को समर्थन दिया था। अब्दुल हालिम गजनवी, ये पेशे से जमींदार वकील थे। इन्होंने स्वदेशी उद्योगों की स्थापना की और अबुल कलाम आज़ाद इनके प्रमुख सहयोगी थे। दादा भाई नौरोजी, इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1906 में और स्वराज को कांग्रेस का गोल घोषित किया था। आचार्य पी रायसी, इन्होंने कलकत्ता केमिकल्स की स्थापना की थी जिससे स्वदेशी को बढ़ावा मिल सके। अश्विनी कुमार बनर्जी, इन्होंने भारतीय जूट मिल के श्रमिकों द्वारा 1906 में बजबज नामक स्थान में मिल हैंड्स यूनियन की स्थापना की थी। सतीश चंद्र मुखर्जी ने इन्होंने डॉन सोसाइटी के माध्यम से स्वदेशी प्रयासों और शिक्षा में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहन किया। मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका मतलब जो इनकी थी, घोष बंधु जो थे उनमें से एक भाई है मोतीलाल घोष, दूसरे भाई का नाम बता सकते हैं कमेंट करके। तो घोष बंधुओं ने ये अमृत बाजार पत्रिका निकाली थी और देशभक्ति की भावनाओं को जगाने के लिए इन्होंने ज्वलंत लेख लिखे थे। पहले बंगाली में थी लेकिन प्रेस अधिनियम के कानून के दमन से बचने के लिए इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई थी बाद में। ब्रह्म बांधव उपाध्याय जो हैं, इन्होंने संध्या और युगांतर नामक पत्र निकाले थे। इसमें स्वराज और स्वदेशी भावना को लोकप्रिय बनाया गया था। जोगेंद्र चंद्र ने 1904 में एक कोष एकत्रित करने के लिए एक संगठन बनाया था।
और मनींद्र नंदी ये कासिम बाजार के जमींदार थे, इन्होंने स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए अनेक उद्योगों की स्थापना की थी। काली शंकर शुक्ल, इन्होंने पैम्फलेट निकाले थे कई सारे और औद्योगिक वर्ग से आग्रह किया था कि भारतीय हितों के पक्ष पोषण हेतु वो अपने व्यवसाय को स्वदेशी के भावना से अपने व्यापार को संचालित करें। सुंदरलाल एक उत्तर प्रदेश के छात्र नेता थे और ये इन्होंने स्वदेशी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुंवर जी मेहता और कल्याणी मेहता ये पाटीदार युवक मंडल के माध्यम से संगठनात्मक कार्य इन्होंने किए थे। लाला हरिकिशन लाल, इन्होंने ट्रिब्यून नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना का श्रेय इन्हें जाता है, लाला हरकिशन को, लाला लाजपत राय को जाता है, लेकिन मुख्य संस्थापक यही माने जाएंगे। मोहम्मद शफी और फजल ए हसन ये पंजाब में मुस्लिम नेता थे और स्वदेशी कार्यक्रम इन्होंने किए थे कई सारे। बी कृष्णा स्वामी अय्यर ये मद्रास प्रेसिडेंसी के माइलापोर ग्रुप के सदस्य थे। माइलापोर जो है ये कहाँ पे है? साउथ में, मद्रास में। जी सुब्रमण्यम अय्यर, टी प्रकाशम और एम कृष्ण राव ये जो है इन्होंने मिलकर मसूलीपट्टनम में किस्ताना पत्रिका का प्रकाशन किया था। उसके बाद सुब्रमण्यम भारती ये प्रख्यात कवि थे और तमिल क्रांतिकारी थे। इन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रसार किया अपने लेखन से। प्रभात कुसुम राय चौधरी और अपूर्व कुमार घोष ये पेशे से वकील थे, इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रिमतोष बोस ये एक प्रमुख मजदूर नेता थे। हेमचंद्र कानूनगो, इन्होंने आतंकवादी गतिविधियों के प्रशिक्षण के लिए पेरिस गए थे। इन्होंने पेरिस से लौटने के बाद कलकत्ता में एक बम कारखाना खोला और एक धार्मिक स्कूल की स्थापना की। प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, और इन्होंने जो है कैनेडी की हत्या करने का प्रयास किया था। ठीक है, एक्चुअली किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, लेकिन कैनेडी की हत्या कर दी थी इन्होंने, कैनेडी उनकी वाइफ की। उसके बाद पुलिन दास ये ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना का श्रेय इनको जाता है। बड़ा डकैती कांड से भी संबंधित है। और मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने प्रांतीय सरकारों और गैर राजनीतिक स्वदेशी आंदोलन के साथ सहयोग का यहाँ पे आह्वान किया था। सचिंद्रनाथ सान्याल बनारस में मुखोदा चरण समाध्याय, ब्रह्म बांधव उपाध्याय की मृत्यु के बाद संध्या का कार्य देख रहे थे, के साथ इन्होंने मतलब क्रांतिकारियों को संगठित करने का काम किया था। सावरकर बंधुओं ने 1899 में मित्र मेला की स्थापना की थी। ठीक है, और सीधे तौर पर महाराष्ट्र में उग्रवाद के प्रमुख नेता थे सावरकर ब्रदर्स। सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी अरविंद पैक्ट के बारे में बात कर लें तो 6 अप्रैल 1930 डेट महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने मुट्ठी भर अपने मतलब ये कार्यकर्ताओं के साथ जाकर के नमक बनाया बाकायदा समुद्र में, और नमक कानून को तोड़ा ऑफिशियली, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। 5 अप्रैल 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचे थे और ऐतिहासिक यात्रा पूरी की थी। यहाँ पर डेट्स बड़ी महत्वपूर्ण रहेंगी, डेट्स पूछी जाएंगी आपसे एग्जाम में। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी और प्रसिद्ध दांडी से मार्च शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी और आश्रम के 78 अन्य सदस्य ने दांडी अहमदाबाद से 240 मील दूर, मतलब अहमदाबाद से 240 मील दूर जो दांडी है उसकी यात्रा की थी पैदल। उसके बाद 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक तौर पर नमक कानून तोड़ा था और औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। 2 नवंबर 1929 को देश के प्रमुख नेताओं का सम्मेलन बुलाया गया था और घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसे दिल्ली घोषणा पत्र कहा जाता है। अच्छा, एक यहाँ पे कन्फ्यूज़न रहता है कि ये जो सविनय अवज्ञा है इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, जहाँ पर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था या फिर जहाँ यात्रा प्रारंभ की थी साबरमती से। तो आपको ध्यान रखना है कि दांडी से मानी जाती है, नमक कानून तोड़े जाने के बाद से आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। तो ये एक बार ध्यान रखना है आपको, ऐसा प्रीवियस ईयर पेपर्स में माना गया है। ठीक है, साबरमती से तो शुरुआत हुई थी, लेकिन जहाँ पर नमक कानून तोड़ा गया था वहाँ से शुरुआत मानी जाती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की, ध्यान रखेंगे आप। गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित किया था और सरकार के समक्ष 11 सूत्रीय मांगें रखी थी और इन मांगों को अस्वीकार या स्वीकार करने के लिए 31 जनवरी 1930 तक का अल्टीमेटम उन्होंने दिया था। नमक कानून तोड़ने के अपराध में जवाहरलाल नेहरू को 14 अप्रैल 1930 को गिरफ्तार किया गया। उसमें फिर उत्तेजना फैल गई, कलकत्ता, मद्रास, कराची आदि नगरों में उग्र प्रदर्शन हुए। 4 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया जब उन्होंने ऐलान किया कि धरसाना नमक कारखाने में वे अपने साथियों के साथ धावा बोलेंगे और नमक कानून तोड़ने का अभियान जारी रखेंगे। धरसाना सॉल्ट सत्याग्रह जो है, इसमें जो प्रमुख जो नाम है वो किसका है? सरोजिनी नायडू का है। ये अभी हम देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो प्रमुख नेता जो जुड़े हैं वो सी राजगोपालाचारी हैं। इन्होंने तिरुचिरापल्ली में वेदारण्यम तक यात्रा की थी अपने वहाँ पर, और नमक सत्याग्रही के तौर पर ये नमक बनाने जा रहे थे, तो वहाँ पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया 30 अप्रैल 1930 को। के केलप्पन, इन्होंने वाइकोम सत्याग्रह का प्रारंभ किया और सरकारी नमक कानून के विरोध में कालीकट से पयन्नूर तक यात्रा की थी। जवाहरलाल, इन्होंने आधारभूत कृषि कार्यक्रम बनाया और संविधान सभा के गठन की मांग की थी बाद में। इनकी गिरफ्तारी हुई थी 17 अप्रैल को।
पी कृष्ण पिल्लई ये इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को पूरे देश में फहराए जाने की अपील की थी और 17 अप्रैल 1930 को कालीकट के तट से इन्हें गिरफ्तार किया गया था और कम्युनिस्ट आंदोलन को बाद में इन्होंने संगठित किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में इन्होंने स्वयंसेवियों का संगठन बनाया था जिसको खुदाई खिदमतदार या रेड शर्ट्स या लाल कुर्ती कहा जाता था। ठीक है, रेड शर्ट्स किससे एसोसिएटेड है? खान अब्दुल गफ्फार खान से। इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को, ध्यान रखेंगे। सरोजिनी नायडू जो है, इन्होंने धरसाना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, हम लोग कह सकते हैं। धरसाना में जो नमक आंदोलनकारी थे उसमें प्रमुख तौर पर गांधी जी के पुत्र मणिलाल, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के निकट सहयोगी इमाम साहब और सरोजिनी नायडू का नाम महत्वपूर्ण है। सूर्य सेन की अगर हम बात कर लें तो चटगांव शस्त्रागार छापा जो है इनसे संबंधित है। इन्होंने चटगांव में जो आर्मरी है उसमें रेड की थी और हथियार चुराने का प्रयास किया था। इन्होंने रिपब्लिकन सेना के नाम से घोषणा पत्र जारी किया था और ब्रिटिश सेना के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह करने का आह्वान किया था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस और JM सेनगुप्ता, बंगाल कांग्रेस में गुट समूह का नेतृत्व इन्होंने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन करने के लिए प्रतिद्वंदी संगठनों की स्थापना की थी। बोंगा माझी और सोमरा माझी ने बिहार हजारीबाग में जो है, मतलब जो तत्कालीन हजारीबाग जो है, इस समय तो मतलब झारखंड का भाग है, उस समय बिहार में था, और इसमें सॉल्ट सत्याग्रह को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कालका प्रसाद जो है रायबरेली में एक स्थानीय नेता थे, उन्होंने कर ना अदायगी आंदोलन शुरू किया था, नो टैक्स मूवमेंट। शांति और सुनीति चौधरी, एक्चुअली सुनीति नहीं, सुनीति अलग है, शांति चौधरी और सुनील चौधरी। शांति और सुनील चौधरी ने त्रिपुरा के जिलाधिकारी स्टीवन की हत्या कर दी थी और इस घटना का राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह घटना तत्कालीन क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं के प्रवेश की परिचालक थी। सेठ हचल सिंह एक राष्ट्रवादी जमींदार थे। आगरा में ग्राम सेवा संघ का वित्त पोषण इन्होंने किया था और क्षेत्रीय सांप्रदायिक दंगों को शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। शेख अब्दुल्ला एक मुस्लिम ग्रेजुएट थे और इन्होंने जो है श्रीनगर जेल पर आक्रमण किया था और पुलिस फायरिंग में 21 बंदी मारे गए थे। PN बजाज के नेतृत्व में जम्मू हिंदू मेहमान विरोधी संगठन में भी गहन संपर्क था इनका। मोहम्मद यासीन खान पंजाब के एक मुस्लिम नेता थे। इन्होंने महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा लगान में वृद्धि, बेगार और जंगलों में शिकार पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के विरुद्ध जो है मियाओं का विद्रोह संचालित किया था। KM अशरफ ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ने वाले भारत के प्रथम मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जो है ये गांधीवादी विचारों के समर्थक थे, लेकिन जब गांधी जी ने हरिजन आंदोलन शुरू किया तो कांग्रेस से अलग हो गए और इन्होंने पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था। सत्यमूर्ति, भूलाभाई देसाई, अंसारी और BC रॉय, इन्होंने जो है एक पुनर्जीवित स्वराज पार्टी के माध्यम से चुनावी राजनीति में वापसी की मांग की थी। तो मोहम्मद अली अंसारी, भूलाभाई देसाई, सत्यमूर्ति और विधान चंद्र रॉय ने पुनर्जीवित स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संपूर्णानंद भारत के लिए एक विस्तृत समाजवादी कार्यक्रम की रूपरेखा इन्होंने तैयार की थी। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रारंभ इन्होंने किया था। नरेंद्र देव ने संपूर्णानंद के कांग्रेस समाजवादी दल को सहयोग और समर्थन दिया था। KF नरीमन और यूसुफ मेहर अली, ये कांग्रेस की युवा शाखा का नेतृत्व इन्होंने किया था। ठीक है, युवा शाखा का नेतृत्व इन्होंने किया था। उसके बाद स्वामी गोविंदानंद की बात कर लें तो कराची और सिंध में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। NV गाडगिल की बात कर लें तो इन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन का समर्थन किया था। बाद में गैर ब्राह्मण सत्यशोधक समाज से इन्होंने समझौता कर लिया था। अंबेडकर जी की बात कर लें तो महार जाति के नेता थे। इन्होंने अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन किया। 1930 में गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? BR अम्बेडकर ने। ठीक है, द पर्सन जिन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया वो कौन है? अम्बेडकर। गोप बंधु चौधरी ओडिशा में आंदोलन को लोकप्रिय इन्होंने बनाया था। पुरी, बालासोर, कटक में नमक सत्याग्रहियों का नेतृत्व इन्होंने किया था। तरुणासम फुकन और NC बारदोलोई ये प्रमुख कांग्रेस नेता थे। इन्होंने वन सत्याग्रह प्रारंभ करने से इनकार कर दिया था आधिकारिक तौर पर। हालांकि इन्होंने स्वदेशी को पॉपुलर किया था और नमक सत्याग्रह को पॉपुलर किया था असम में। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन को पॉपुलर इन्होंने असम में किया था। हालांकि वन सत्याग्रह को प्रारंभ करने से इन्होंने इनकार कर दिया था। यदुनंदन शर्मा बिहार के गया में इन्होंने किसान सभा आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद दुग्गिराला बालाराम कृष्णैया आंध्र के तटीय क्षेत्रों में कृष्णा जिला जो है वहाँ पर कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, इन्होंने लगान विरोधी आंदोलन किया था इसी सविनय अवज्ञा के दौरान।
और तेलुगु भाषा में गांधी गीता नामक एक पुस्तक निकाली थी और इस क्षेत्र के लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। एन वी रामनायडू और एन वी रामनायडू और एन सी रंगा ने 1931 में वेंकट गिरिराज नेल्लोर में वन सत्याग्रह का आंदोलन चलाया था। ए के गोपालन एक स्कूल शिक्षक थे, केरल के गुरुवायूर में लोकप्रिय कार्यकर्ता ये थे और कालांतर में केरल के सबसे प्रमुख और लोकप्रिय साम्यवादी कृषक नेता बन के उभरे थे। मन्नू गोंड और चित्तू कोइकू जो है ये मध्य प्रांत के बैतुल नामक स्थान पर इन्होंने वन सत्याग्रह किया था। बैतुल इस समय मध्य प्रदेश में है। मौलाना भसानी ये सिराजगंज में विशाल प्रजा सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया था और जमींदारू उन्मूलन और ऋणों में छूट की मांग की गई थी। एम एन रॉय और इनके अनुयायियों ने समाजवादी विचारधारा को लोकप्रिय बनाने की दिशा में काम किया और अवध में कर अदायगी के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। ठीक, तो ये हो गए आपके सविनय अवज्ञा से एसोसिएटेड नेता और उनके कार्य। ठीक है, इससे बाहर नहीं पूछा जा सकता है। गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन अगर हम देखें, पूरा नाम ये है, अन्य नाम बापू कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं। जन्म प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में, पत्नी कस्तूरबा, पिता करमचंद गांधी पोरबंदर, वांकानेर, राजकोट राज्यों के दीवान थे। गांधी जी के पिता थे, इनका उपनाम कबा गांधी था। ठीक है, माता इनकी पुतली बाई, उनके पुत्र हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास गांधी। 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी 1910 में। फिनिक्स फार्म की स्थापना हुई थी 1904 में। ठीक है, फिनिक्स फार्म को 17 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया है हाल में। ठीक है, साबरमती आश्रम की बात कर लें तो जो है साबरमती किनारे इसकी स्थापना हुई थी 1915 में। अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। 1917 में आश्रम साबरमती नदी किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ, तब से साबरमती आश्रम कहलाने लगा। तो अच्छा, इसमें क्या मानते हैं कि साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, ये यहाँ पे पूछते हैं। तो इसका उत्तर हम क्या लगाएंगे? अभी एसीएफ पेपर में सवाल आया था, इनमें 1917 भी दिया है, 1915 भी दिया है। देखिए, इनिशियली तो कोचरब में स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसको जाना जाने कब लगा था साबरमती आश्रम के नाम से? 1917 में। तो जो भी ऑप्शन में उसके हिसाब से आप करिएगा। पीटी में इतना टफ लेवल बनाने की तो उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन आप दोनों ही ऑप्शन दिमाग में रखिएगा, जो भी एक आपको ऑप्शन मिल जाए। मेरे हिसाब से अगर दोनों आ गए तो आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा कि आप यहाँ पे ए लगाएं। हालांकि एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब हुई थी, तो इसका उत्तर 1915 ही होगा। ठीक है, एक आश्रम जो गांधी जी से जुड़ा है वो है भितिरवा आश्रम। नील किसानों के लिए आंदोलन के लिए 27 अप्रैल 1917 को पश्चिमी चंपारण के भितिरवा गांव गांधी पहुंचे थे। यहाँ यह बेतिया से 65 किलोमीटर दूर है। यहाँ के मठ के बाबा राम नारायण दास ने गांधी जी को आश्रम के लिए जमीन उपलब्ध कराई थी। 16 नवंबर 1917 को एक पाठशाला और एक कुटिया बनाई गई थी। इस तरीके से भितिरवा आश्रम जो है ये बना था बिहार में, बेतिया के पास। सेवाग्राम आश्रम जो है 1936 में गांधी जी द्वारा एक अंतिम आश्रम जो स्थापित किया गया था। ठीक है, महाराष्ट्र में ये नागपुर से 80 किलोमीटर दूर पर ये आश्रम बना था। सेवाग्राम आश्रम की अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वर्धा। ठीक है, वर्धा ध्यान रखिएगा, वर्धा महाराष्ट्र। महात्मा गांधी की पत्र पत्रिकाओं में शामिल है इंडियन ओपिनियन का नाम। ठीक है, इंडियन ओपिनियन एक अखबार यानी समाचार पत्र है। पत्रिकाओं में क्या आएगा? यंग इंडिया आएगा। ठीक है, गांधी जी ने लुइस फिशर से स्वयं कहा था कि मैं एक सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। तो हम लोग कह सकते हैं गांधी जी की आइडियोलॉजी जो थी, यानी कि जो विचारधारा थी, वो समाजवादी और मार्क्सवाद से प्रेरित थी। 1893 में 24 वर्ष की उम्र में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। मात्र 21 वर्ष के थे। जनवरी 1915 को भारत लौटे थे और एक विशेष दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, उस दिवस का नाम क्या है वो बताइए आप कमेंट करके। जिस दिन महात्मा गांधी भारत लौटे थे उस दिन हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 1917 में चंपारण बिहार में सत्याग्रह यहाँ पे शुरू हुआ था। गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। हालांकि एक सवाल और बनता है कि गांधी जी जब भारत लौट करके आए थे 1915 में, तो प्रथम पब्लिक अपीयरेंस उनका कहाँ था? प्रथम पब्लिक अपीयरेंस उनका था जब बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही थी। बीएचयू की जब स्थापना हो रही थी तो उसमें पहला पब्लिक अपीयरेंस था महात्मा गांधी का भारत लौटने के पश्चात, ना कि चंपारण का सत्याग्रह। ये ध्यान रखना है आपको, ये पूछा जा चुका है अभी। गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान रस्किन बॉन्ड की किताब अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनके जीवन को परिवर्तित करके रख दिया इस किताब ने। रस्किन पर जिन धर्मनिरपेक्ष लेखकों की विचारधारा को प्रभाव पड़ा है वह है थॉरो और रस्किन और टॉल्स्टॉय। गांधी जी ने थॉरो से जो है सविनय अवज्ञा और कर बंदी की प्रेरणा पाई थी। रस्किन से शारीरिक श्रम
का आदर करना सीखा उन्होंने। और टॉल्स्टॉय का जो प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का वास तुम्हारे भीतर है, इससे गांधी प्रभावित हुए और उनके अहिंसक आंदोलन का जो आधार बना वो है टॉल्स्टॉय के विचार। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह में अपीयरेंसेस हैं गांधी जी के। चंपारण बिहार में, अहमदाबाद खेड़ा में। और चंपारण खेड़ा किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद जो मिल स्ट्राइक थी वो बेसिकली हड़ताल थी, जो उसमें औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। ये महात्मा गांधी को चंपारण आने और कृषकों की समस्या सुनने के लिए प्रेरित किया था पंडित राजकुमार शुक्ल ने। ये कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। चंपारण समस्या की जांच में जो शामिल थे वो जे बी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रयूज, अनुग्रह नारायण सिंह, नवमी प्रसाद, ठीक है, और राजकिशोर प्रसाद, HS पोलाक वगैरह ये सब शामिल हैं। तो रामनवमी प्रसाद भी शामिल हैं इसमें, ध्यान रखिएगा। NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, ध्यान रखिएगा। 6 जुलाई 1944 आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया था सुभाष बोस ने और कहा था, भारत का स्वतंत्रता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था, ध्यान रखिएगा। क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद के उदय में हमको कुछ संगठन पढ़ने हैं। जैसे इसमें सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उग्र राष्ट्रवाद से प्रेरित था। तो मित्र मेला है उसमें, जिसके बारे में हम ऑलरेडी कई सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं। सावरकर ब्रदर्स ने इसको स्थापित किया था 1899 में और 1904 में अभिनव भारत बन जाता है। अनुशीलन समिति की स्थापना कलकत्ता, ढाका में हुई थी, ठीक है। बारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, प्रमथनाथ मित्र, पुलिन दास, ये सब एसोसिएटेड हैं। अलग अलग ब्रांचेस के बारे में अगर हम बात कर लें, अनुशीलन समितियों के बारे में आपको ध्यान रखना जरूरी है। मिदनापुर अनुशीलन की स्थापना की थी ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने। कलकत्ता अनुशीलन समिति की स्थापना की थी प्रमथनाथ मित्र, जतीन्द्र नाथ बनर्जी और बारिंद्र कुमार घोष ने। अनुशीलन का मुख्य मंत्र था आपका युगांतर और संध्या, युगांतर और संध्या। और ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की थी पुलिन बिहारी दास ने। तो ढाका अनुशीलन पुलिन बिहारी, कलकत्ता अनुशीलन प्रमथनाथ मित्र, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, बरिंद्र घोष और मिदनापुर अनुशीलन की स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने। देन इसके बाद अभिनव भारत हमने आपको बता दिया। और 27 सितंबर 1925 को RSS की स्थापना हुई थी और उसका मुख्यालय आज भी नागपुर में है। केशव बलिराम हेडगवार इसके संस्थापक थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कानपुर में मतलब ये हम लोग कह सकते हैं एसोसिएटेड है। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या फिर रिपब्लिकन आर्मी इसको कहते थे। अक्टूबर 1924 में कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, सचिन सान्याल ने इसकी स्थापना की थी। बाद में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HRA का नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया था फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। और चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह के कहने पर इनाम परिवर्तन किया था, ठीक। गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना। अभी ये PO पेपर हुआ था UPSC का, उसमें पूछा गया है कि इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना बर्लिन में किसने की थी। तो वैसे तो इसका उत्तर वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय है, ठीक है, VN चट्टोपाध्याय, लेकिन ये दिया नहीं था ऑप्शन में। तो कभी भी जब ऑर्गेनाइजेशन में फाउंडर का नाम ना दिया हो तो किसी भी मेंबर का नाम यहाँ पे माना जा सकता है। जैसे लाला हरदयाल जो है ये जुड़े हुए थे इससे, तो इसका उत्तर भी यहाँ पे सही मान लिया जाएगा। हालांकि एक्चुअल फाउंडर कौन है, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय हैं। तो गदर पार्टी से कौन जुड़े हैं, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, बरकतुल्ला, ये सब एसोसिएटेड है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जापान में किसने की थी, रास बिहारी बोस ने। हिंदू धर्म संघ की स्थापना चापेकर बंधुओं ने। दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण चापेकर। आर्य बांधव समाज की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने। लाठी क्लब की स्थापना अगर पूछे किसने की, तो लाला लाजपत राय ने की थी, ध्यान रखिएगा। लाला लाजपत राय ने की थी लाठी क्लब की स्थापना। हैप्पी क्लब की स्थापना अगर पूछ ले किसने की थी, तो ये आप कमेंट करके बताइए हमको। भारत माता समिति की स्थापना या M नीलकंठ ब्रह्मचारी, वांची अय्यर ने, जे चैटर्जी ने। भीखाजी आंदोलन की स्थापना मैडम भीखाजी रुस्तम कामा ने। आत्म उन्नति समिति विपिन बिहारी गांगुली। बंगाल स्वयंसेवी हेमचंद्र घोष और लीला नाग। श्री संघ अनिल राय। द एसोसिएशन ऑफ अमेरिका सोहन सिंह भाखना। उसके बाद इंडियन रिपब्लिकन आर्मी सूर्य सेन। अनुशीलन मिदनापुर ज्ञानेंद्र नाथ बसु। भारत माता सोसाइटी पंजाब 1907 अम्बा प्रसाद अजीत सिंह। भारत नौजवान सभा लाहौर भगत सिंह यशपाल छबील दास। और व्यायाम मंडल पूना 1896-97 चापेकर बंधु। और स्वदेश बांधव समिति बारीसाल अश्विनी कुमार दत्त, और ये बता चुके हैं RSS का तो आपको। उसके बाद हत्याएं किसने किसकी की थी, तो पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट आयरिस्ट की हत्या चापेकर बंधुओं ने की थी, ठीक है। और मुजफ्फरपुर का जो मजिस्ट्रेट था किंग्सफोर्ड, उसकी हत्या का प्रयास किया था किसने, प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस ने। बम फेंका था, लेकिन मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई थी, किंग्सफोर्ड गाड़ी में थे ही नहीं। करजन वायली की हत्या मदन लाल धींगरा ने की थी। सॉन्डर्स की हत्या की थी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने। AMT जैक्सन नासिक के कलेक्टर की हत्या की थी अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने। कलकत्ता पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या की थी
गोपीनाथ साहा ने चाल समझकर गलती से इन्होंने अर्नेस्ट डे नामक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। ठीक। नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या का प्रयास किया था करवे गुट के अनंत लक्ष्मण कण्हेरे ने। तो इस तरीके से पूछ सकते हैं। अच्छा, ये हमको कमेंट करके बताइए कि सरदार उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी। ठीक है, ये तो बड़ा कॉमन है, फिल्म भी देख चुके होंगे आप विकी कौशल की। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ये बंगाल के क्रांतिकारी थे। अनुशीलन की स्थापना मूलतः प्रमथ मित्र और पुलिंदास ने की थी। बाघा जतीन इनको कहते थे। बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, ये किससे एसोसिएटेड थे, ये बता चुके हैं, ढाका में अनुशीलन से। व्यायाम मंडल की स्थापना चापेकर बंधुओं ने। और पुलिन बिहारी दास बड़ाहा डकैती का में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक। अरविंदो घोष, बरिंद्र कुमार घोष, ये भी कई सारे षड्यंत्रों से एसोसिएटेड हैं। जैसे अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंदो घोष, उनके भाई बारिंद्र और 39 लोग अवैध हथियार रखने के रूप में गिरफ्तार मतलब इस आरोप में गिरफ्तार हुए थे। 17 लोगों को सजा हुई। अरविंदो घोष रिहा हो गए थे इसमें। ठीक है, इसमें वकील कौन थे इनके? चितरंजन दास ने यहाँ पे वकालत की थी अलीपुर षड्यंत्र मामले में। अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की हत्या कन्हाई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसलिए उन्हें फांसी हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद का रोल इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नामकरण में। ठीक। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त HSRA के सदस्य, इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इन्हें फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। यह भी पूछा गया था बीपीएससी में। सूर्यसेन का नाम जाना जाता है चटगांव शस्त्रागार छापे के लिए। इनको मास्टर दा भी कहते हैं। जतीन दास, ये जो है लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत गिरफ्तार हुए थे। जतीन दास जेल में इनको राजनीतिक बंदी बनाकर रखा गया था। इन्होंने भूख हड़ताल की थी और उनकी मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल में। ध्यान रखिएगा, जतीन दास अलग हैं और जतीन्द्र नाथ बनर्जी या फिर बाघा जतीन अलग हैं। शांति घोष, सुनीति चौधरी, 2 स्कूली छात्राओं ने एक जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या की थी। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड में जो है सरफरोशी की तमन्ना गीत को प्रसिद्ध करने का काम किया था। हालांकि इस गीत को बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। काकोरी कांड में गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी। सर सैयद अहमद खान जो है इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की थी 1888 में कांग्रेस के विरोध में। फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहां 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सुभाष चंद्र ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा, ये तो पीटी में आ भी चुका है। बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय नज़दीक से गवर्नर जैक्सन की गोली मारकर हत्या की थी, ध्यान रखिएगा। अब भारत के बाहर जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, जैसे 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना और एक सोशलॉजिस्ट नामक पत्र उन्होंने चलाया था। इंडिया हाउस में ही सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम नामक एक पुस्तक लिखी थी। मदन लाल धींगरा ने कर्नल विलियम कर्जनवाइली की हत्या की थी। ठीक है, उसके बाद ये डॉक्टर RS राणा और श्रीमती भीकाजी रुस्तम कामा ने पेरिस में क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी और वंदे मातरम नामक एक समाचार पत्र निकाला वहां से। गदर पार्टी में कौन कौन शामिल हैं? लाला हरदयाल, रामचंद्र जो है भावन सिंह, करतार सिंह सराबा, बरकतुल्ला और भाई परमानंद। गदर कार्यक्रम की बात करें तो सरकारी अधिकारियों को हत्या करना इनका उद्देश्य था, क्रांतिकारी साहित्य का प्रकाशन करना। ठीक है, यूरोप में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय और उनके सहयोगी ने बर्लिन कमेटी ऑफ इंडिपेंडेंस की स्थापना की थी। ठीक है, उनके सहयोगियों में मतलब कौन आ जाएंगे? लाला हरदयाल। सिंगापुर में 1915 में पंजाबी मुसलमानों की 5वीं लाइट इन्फेंट्री और 36वीं सिख बटालियन के सैनिकों ने विद्रोह किया था। विद्रोह को कुचल दिया गया था बाद में। ठीक है, इसके बाद मैडम भीखाजी कामा की बात कर लें तो दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में वो काम करती थी और राष्ट्रवाद की समर्थक थी। स्टुटगार्ट जर्मनी में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया था और प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया था, जिनकी डिजाइन उन्होंने स्वयं बनाई थी। जिनकी डिजाइन उन्होंने VD सावरकर और स्वयं श्यामजी कृष्ण वर्मा ने मिलकर के बनाई थी। ठीक है, और यह भारतीय क्रांति की माँ के रूप में विख्यात है डॉक्टर भीखाजी रुस्तम कामा। कोमाटागारू इंसिडेंट के बारे में आप जानते हैं, 376 यात्रियों को बिठाकर कनाडा के वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था जहाज ने। गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर किया था, हालांकि फिर वहाँ जहाज को उतरने नहीं दिया जा रहा था। तो कोमाटागारू में जो शोर कमेटी बनी थी उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक, हुसैन रहीम। इन्होंने शोर कमेटी की स्थापना की थी और यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ी थी। जब ये जहाज वापस लौटा करके बजबज कोलकाता लाया गया तो पुलिस के बीच संघर्ष हुआ था और 18 यात्री मारे गए थे। 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, अब अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है सभी का यहाँ पे रोल दिया है। जैसे राजा महेंद्र प्रसाद ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। स्वयं को राष्ट्रपति उन्होंने घोषित कर दिया था, बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो आपसे पूछते हैं कि कहाँ पर जो है इंडिया की इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट स्थापित की गई थी? तो काबुल अफगानिस्तान में। मदन लाल धींगरा और उधम सिंह जो है जो इनको फांसी की सज़ा मिली थी।
मदन लाल धींगरा ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार करजन वायली और कोवास लोलक्का को गोलियों से भून दिया था। उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या की थी। ठीक है, जनरल डायर की नहीं, माइकल ओडायर की हत्या की थी, ध्यान रखिएगा। रास बिहारी बोस के बारे में आप देख सकते हैं, 14 से 23 जून को बैंकॉक सम्मेलन में विधिवत रूप प्रदान किया गया। इसको सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना यहाँ पे की थी सिंगापुर में। ऑल राइट, हाँ मुझसे मिस्टेक हो गई, सिंगापुर नहीं, टोक्यो जापान में। ठीक है, जापान में। उसके बाद उग्र राष्ट्रवाद के उदय में आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे वन लाइनर्स हैं, इनको नोट कर सकते हैं आप। इनमें कुछ दंड विधानों के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको ज़्यादा नहीं यहाँ पे जाऊँगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम यहाँ पर इसको स्किप कर दे रहे हैं और मेन फैक्ट पर आते हैं। यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष की कारावास में भेजा गया था और जो है मांडले जेल में इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी, ध्यान रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। बाल गंगाधर तिलक को सर वैलेंटाइन शिरोल ने भारत में अशांति का जन्मदाता कहा है। हम बात कर ले रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रोल के बारे में। तो क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो शुरुआत किया था। 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया गया। मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। डेट बड़ी महत्वपूर्ण है, ग्वालियर टैंक, मुंबई, 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। 9 अगस्त 1942 को सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। जेपी या फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण काफ़ी सक्रिय भूमिका में थे यहाँ पे, और पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना हो चुकी थी। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था इसी भारत छोड़ो आंदोलन में, ध्यान रख सकते हैं। भारत छोड़ो एक समाजवादी और ट्रेड यूनियनवादी यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया था। इसको पॉपुलर किया था महात्मा गांधी ने, लेकिन ये जो स्लोगन है वो दिया था यूसुफ मेहर अली ने, ध्यान रखिएगा। साइमन गो बैक भी यूसुफ मेहर अली ने ही कहा था। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी नाम से जानी जाती हैं अरुणा असफ अली, और मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए इन्हें जाना जाता है। ठीक है, भूमिका की बात कर लेते हैं। तो गांधी जी की भूमिका आप जानते हैं, इन्हें लिटरली जो है लीडर घोषित किया गया था इस आंदोलन का। उन्होंने जो है प्रस्ताव पारित किया था और भारत छोड़ो प्रस्ताव का आह्वान किया था। उन्होंने 21 दिन का उपवास उन्होंने रखा था फरवरी 1943 में। उसके बाद जयप्रकाश नारायण ये बिहार में सक्रिय थे, इनको जेल भेजा गया था, लेकिन ये जेल से भाग गए थे फिर दीपावली में। और सभी जो एसोसिएटेड हैं सोशलिस्ट लीडर्स जैसे राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, सुचेता कृपलानी, छोटू भाई पुराणिक, बिजू पटनायक, आरपी गोयनका और अच्युत पटवर्धन। चित्तू पांडे स्वयं को गांधीवादी कहते थे। उन्होंने जो है बलिया में सभी पुलिस थानों पर कब्जा कर लिया और एक समानांतर सरकार यानी पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना की। उषा मेहता ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई थी और गुप्त रेडियो ट्रांसमीटर केंद्र की स्थापना इन्होंने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव पास करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ठीक है, सुमति मुरारजी, इन्होंने अच्युत पटवर्धन की भूमिगत गतिविधियों के संचालन हेतु महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसके बाद रास बिहारी बोस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष इन्हें चुना गया था जो 1942 में। कैप्टन मोहन सिंह जो है इन्हें आईएनए का कमांडर नियुक्त किया गया था और कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी आईएनए, ध्यान रखिएगा। आज़ाद हिंद फौज किसके दिमाग की उपज थी अगर ये पूछा जाए तो उसका उत्तर हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह। सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी की सदस्यता इन्होंने ग्रहण की थी 1943 में। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा इन्हीं का है। दिल्ली चलो का भी नारा इन्हीं का है। राजगोपालाचारी, भूला भाई देसाई महत्वपूर्ण है। ये दोनों जो है काफ़ी लिबरल थे। इन्होंने मुस्लिम बहुल प्रांतों को मान्यता दे जाने की वकालत की थी और 1942 जुलाई में इन दोनों ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था, सी राजगोपालाचारी ने और भूला भाई देसाई ने। हमसे सवाल अगर पूछा जाए, जैसे ईपीएफओ के पेपर में आया था कि स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना किसने की, तो इसका उत्तर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना या फ्रीडम पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। केजी मशरूवाला, महादेव देसाई की गिरफ्तारी के पश्चात हरिजन नामक पत्र में 2 उत्तेजनात्मक लेख इन्होंने लिखे थे। केटी भाष्यम, ये बेंगलोर में कांग्रेसी नेता थे, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सतीश सामंत, ये कहाँ से थे बस देख लीजिए एक बार, जैसे पश्चिम बंगाल से थे। ठीक है, तामलुक नेता, जातीय सरकार के प्रथम सर्वाधिनायक थे। मिदनापुर के तामलुक सब डिवीजन में राष्ट्रीय सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। मतांगिनी हजरा, सुतहाटा पुलिस स्टेशन पर आक्रमण के समय हिंसा में इनकी मृत्यु हुई थी। लक्ष्मण नायक एक अशिक्षित ग्रामीण थे, कोरापुट में उड़ीसा में। इन्होंने जो है
जनजातीय तबके के जैमपोर जमींदारी के विद्रोह पर जो है संगठन किया था। 19 नवंबर 1942 को लक्ष्मण नायक को फांसी हुई थी। नाना पाटिल ने विद्रोह किया था सतारा से। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस समिति की बैठक हुई थी, जिसमें सब लोग शामिल हुए थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव जो एक्चुअली जो है यहाँ पे पास किया गया था। 7 अगस्त को क्या हुआ था कि जो है कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, वर्धा प्रस्ताव या भारत छोड़ो प्रस्ताव की प्रस्तुति हुई। जैसे अगर पूछ सकते हैं आपसे कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को और किस नाम से जानते हैं, तो वर्धा डिक्लेरेशन या वर्धा प्रस्ताव। प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया था? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, इस प्रस्ताव को पेश किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और इसको सेकंड किसने किया था या अनुसमर्थन किसने दिया था? वल्लभ भाई पटेल ने। भारत छोड़ो आंदोलन में जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे वो हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एंड ये सब लोगों ने नहीं इसमें पार्टिसिपेट किया था। अंग्रेज सरकार का समर्थन किया था। ऑपरेशन जीरो आर की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन जीरो आर चलाया गया था ब्रिटिशर्स की तरफ से, और उसके तहत कई सारे बड़े लीडर्स को इसमें गिरफ्तार किया गया था। 6 मई 1944 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया था जेल से। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवल थे, जो बाद में 1943 से 1947 तक भारत के वायसराय गवर्नर जनरल भी रहे हैं। इस आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर जो है इन्होंने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया। योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ 9 नवंबर 1942 को दिवाली के दिन हजारीबाग जेल से भाग गए थे, लेकिन मुजफ्फरपुर में पुनः गिरफ्तार कर लिया गया इनको और पटना जेल लाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन को समाप्त कब किया गया था? 1944 में। ठीक है, आगे हम लोग फिर इसमें देखेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो माता पिता का नाम और इसमें पत्नी का नाम, उन्होंने जो है स्नातक की उपाधि कहाँ से ली? कलकत्ता विश्वविद्यालय से। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। कांग्रेस में ज्वाइन करने के लिए भी इन्होंने प्रेरित किया था। ठीक है, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, इनका नारा था। 29 अप्रैल 1939 को इन्होंने इस्तीफा दिया। 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था 18 से 22 जून 1940 तक नागपुर में। 1943 में रास बिहारी बोस द्वारा स्थापित ये आईएनए या फिर आज़ाद हिंद फौज की कमान ये संभालते हैं। इसके बाद 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने इन्हें यानी सुभाष को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना जो है 1941 में हुई थी जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से। द फ्री इंडिया लीजन, उत्तरी अमेरिका के रोमेल से पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया गया था और द फ्री इंडियन लीजन इसको कहा गया था। ठीक है, जय हिंद का भी नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और आज़ाद हिंद फौज के लोग आपस में अभिवादन करते थे इससे। 18 अगस्त 1945 को कथित तौर पर सुभाष चंद्र बोस की ताइपे में मृत्यु हुई थी। एक और फैक्ट यहाँ पे पूछा जाता है कभी कभी कि सुभाष चंद्र बोस को किस देश के लोगों ने नेताजी कहना शुरू किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी में ही उनको नेताजी कहना लोगों ने शुरू किया था। सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस का संबंध क्या क्या रहा है? 1921 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे और बंगाल राज्य कांग्रेस का सचिव चुने गए थे। 1925 में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित होने के कारण उनको मांडले जेल भेजा गया था और जहां पर उन्हें टाइफाइड हो गया था। 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। वर्ष 1939 में त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के खिलाफ ये अध्यक्ष पद का फिर से चुनाव जीता था। 1943 में जर्मनी से जापान नियंत्रित सिंगापुर में पहुंचे थे और उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो दिया था। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार और भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा इन्होंने की थी। आज़ाद हिंद सरकार के गठन की घोषणा जो है इन्होंने किस देश से की थी, तो इसका उत्तर होगा आपका सिंगापुर, ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, चौथा स्थान इन्होंने प्राप्त किया था। ठीक है, कलकत्ता के मेयर बने थे ये 1923 में। बाकी ये यहाँ पर फैक्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और इन्फॉर्मेटिव हैं, आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। आज़ाद हिंद फौज के बारे में ये सब चीज़ें जरूरी हैं। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी गठन 1942 में हुआ था। 28 से 30 मार्च 1942 को टोक्यो जापान में रह रहे रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज के गठन पर विचार के लिए सम्मेलन बुलाया था। इसमें प्रमुख रोल कैप्टन मोहन सिंह का था, उन्हीं ने मेन आइडिया दिया था आईएनए के गठन का। ठीक है, सर्वप्रथम विचार किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह के मन में। इसी बीच विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई, जिसका प्रथम सम्मेलन हुआ था बैंकॉक में 1942 में। आज़ाद हिंद फौज के पहली डिवीजन का औपचारिक गठन हुआ था 1 सितंबर 1942 को। कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति थे।
तो अगर पूछा जाए कि आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का औपचारिक गठन कहाँ पर हुआ था, बैंकॉक में। और वैसे अगर पूछा जाए कि इसका गठन कब हुआ था, तो ये टोक्यो में, मार्च 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का औपचारिक गठन, ध्यान रखिएगा आईएनए की नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पर। आज़ाद हिंद फौज जब सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आ गई थी, तो फौज का गठन यहाँ पे किया गया था सिंगापुर द्वीप पर। ठीक है, सिंगापुर द्वीप उस समय ब्रिटिश मलयन पेनिनसुला का भाग हुआ करता था। अब आईएनए से जुड़े हुए लोग कौन कौन हैं ये पूछा जाता है। जैसे आज़ाद हिंद फौज के सिपाही कौन थे, ये राम कुमार सहगल, शहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, ये सब थे। और इनके साथ राशिद अली भी थे। ठीक है, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह, शहनवाज को फांसी की सजा सुनाई गई, राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास दिया गया। लाल किले में उन पर मुकदमा चला था, जिसको आईएनए ट्रायल कहा जाता है। इनके बचाव के लिए एक समिति बनी थी, जिसकी अध्यक्षता भूला भाई देसाई ने की थी। तेज बहादुर सत्री, कैलाश नाथ काटजू और आसफ अली जवाहरलाल मुख्य वकील थे इस समिति में। ठीक है, जनवरी 1944 में आईएनए मुख्यालय को रंगून, बर्मा में स्थानांतरित किया गया था। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जापानी सेना द्वारा आईएनए को दे दिया गया था। द्वीप का नाम बदल करके शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा गया था सुभाष बोस के द्वारा नवंबर 1943 में। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज जो है ये भारत कब आई थी ये पूछ सकते हैं। तो ये कब आई थी भारत, 18 मार्च 1944 को कोहिमा और आगे इम्फाल तक आ गई थी ये आज़ाद हिंद फौज। और 14 अप्रैल को बहादुर समूह के कर्नल मलिक ने पहली बार मणिपुर के मोइरंग, जहाँ पर इस समय आईएनए मेमोरियल बना है, यहाँ पर जय हिंद का नारा लगाते हुए यहाँ पर पहली बार आईएनए ने अपना ध्वज भारत में फहराया था 18 मार्च 1944 को। तो बस इतनी डिटेल्स काफ़ी हैं आईएनए के बारे में। बाकी यहाँ पे अब रूटीन आपके समाचार पत्र हैं और यहाँ पे उनके संपादक कौन है, संस्थापक कौन है, ये दिया हुआ है। तो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं बंगाल गजेट, इसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी कहते हैं। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस सिगी, ये आयरलैंड के व्यक्ति थे, इन्होंने प्रकाशित किया। इंडिया गजेट, हेनरी विवियन डिरोजियो इससे संबद्ध थे। मद्रास कुरियर, मद्रास से छपा था। बॉम्बे हेराल्ड, मुंबई से छपने वाला पहला समाचार पत्र। इंडियन हेराल्ड, आर विलियम अंग्रेज और हैम्फ्री द्वारा प्रकाशित। दिग्दर्शन, प्रथम बंगाली मासिक। कलकत्ता जर्नल, जे एस बकिंघम द्वारा। प्रथम बंगाली समाचार पत्र बंगाल गजेट, हरिश्चंद्र रॉय द्वारा। संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन रॉय। बाकी जहान जहानुमा, कांग्रेस फर्म द्वारा प्रकाशित। बंगदूत जो है राजा राम मोहन रॉय, द्वारकानाथ टैगोर, अन्य इससे संबंधित। गुजराती का प्रथम समाचार पत्र बॉम्बे समाचार। एक अखबार है जो जनरली मिसिंग रहता है बुक्स में, वो है इंपीरियल गजेटियर। इंपीरियल गजेटियर के कंपाइलर थे विलियम विल्सन हंटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, विलियम विल्सन हंटर। ईस्ट इंडिया दैनिक से संबंधित है हेनरी विवियन डिरोजियो। इसके बाद बॉम्बे टाइम्स से रॉबर्ट नाइट, थॉमस बेनेट। राष्ट्र अवतार दादा भाई नौरोजी। हिंदू पैट्रियट गिरीश चंद्र घोष। उसके बाद सोम प्रकाश, द्वारकानाथ विद्याभूषण। नेशनल पेपर, देवेंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद बंग दर्शन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रॉबर्ट नाइट द्वारा। इंडियन स्टेट्समैन, द हिंदू, जी.एस. अय्यर, सी राघवाचार्य और सुब्बाराव पंडित। ट्रिब्यून, दयाल सिंह मजीठिया। अगर ये ना दिया हो तो कौन होंगे, लाला हरकिशन। इसके बाद स्वदेश मित्रम, जी सुब्रमण्यम अय्यर, युगांतर। बरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, पारिदर्शक, बिपिन चंद्र पाल। इसके बाद जो है काल और संध्या दोनों के लिए ब्रह्म बंदोपाध्याय होंगे। इंडियन सोशोलॉजिस्ट, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तलवार, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। गदर दल द्वारा प्रकाशित था रेशवा, अजीत सिंह। भारत माता, अजीत सिंह। हिंदुस्तान टाइम्स, के एम पडिक्कर। द मिलाप, एम के चांद द्वारा। उसके बाद फ्री हिंदुस्तान और नेटिव ओपिनियन, तारकनाथ दास द्वारा। लीडर, मदन मोहन मालवीय। कीर्ति, संतोष सिंह। बहिष्कृत भारत जो है बी आर अम्बेडकर। कुड़िया रासू, ई वी रामस्वामी नईकर। क्रांति, एन मिर्जारकर, के एन जोगलेकर और एस वी घाटे। बंदी जीवन, सचिन सान्याल। अल हिलाल, अबुल कलाम आज़ाद। अल बिलाग, अबुल कलाम आज़ाद। यंग इंडिया, महात्मा गांधी। कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। ठीक है, न्यू इंडिया पत्रिका जो है ये रहेगी एनी बेसेंट के द्वारा। और न्यू इंडिया जो है समाचार पत्र रहेगा किसके द्वारा, अरविंदो घोष के द्वारा। उसके बाद जो है कॉमरेड, अंग्रेजी अखबार और हमदर्द, मौलाना मोहम्मद अली जौहर द्वारा। द पॉइनियर, जॉर्ज एलन द्वारा। नेशनल हेराल्ड, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। एक किताब है द फिलॉसफी ऑफ अ बॉम्ब, वो किसने लिखी है, भगवती चरण वोरा ने लिखी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ आपके लिए, आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। मदर इंडिया, कैथरीन मेयो। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। द नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन इकोनॉमिक थॉट, वीरेंद्र नाथ गांगुली। इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस, जॉन आर मैकलन। राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, बिपिन चंद्रा।
तो इस तरीके से हम यहाँ पे पूरा आपके लिए स्क्रॉल करते हैं। टुवर्ड स्ट्रगल जेपी की है, जयप्रकाश नारायण की। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड भगत सिंह की। मैं ईश्वरवादी क्यों हूँ, या फिर जो है वाई एम एन थीस्ट, ये पैम्पलेट छापा था भगत सिंह ने। द ड्रीम लैंड लाला राम सरन दास। द इंडियन सोशोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा। द फिलॉसफी ऑफ अ बॉम्ब भगवती चरण वोहरा। तो इस तरीके से मैं पूरा आपके लिए स्क्रॉल कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ वन लाइनर हैं, जैसे पहली रेल कहाँ से चली थी 1853 में, डलहौजी के समय मुंबई ठाणे। पोस्टल स्टैंप की शुरुआत भी डलहौजी के समय। कवच जी नाना भाई के प्रयासों से प्रथम सूती मिल। सिरसा में भारत की पहली जूट मिल 1855। प्रथम सूती वस्त्र मिल 1853। और भारतीय औद्योगिकीकरण की दिशा में भारतीय पूंजीपति जो मतलब ये भारतीय पूंजी से निर्मित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में बनी। सर थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में एक भारतीय औद्योगिक आयोग बना था। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन रॉय को जाता है। क्रिस्टोफल दास को पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। 1921 में समाचार पत्र संबंधी कानूनों की समीक्षा के लिए सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक प्रेस कमेटी बनाई गई थी। इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931 में आया था। न्यूज़पेपर एक्ट आया था 1908 में, और इंडियन प्रेस एक्ट आया था 1910 में। क्रिप्स मिशन के बारे में है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, ठीक है। कौन कौन इसमें शामिल थे क्रिप्स मिशन में। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी और मदद मांगने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल सरकार में मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत आया था, जिसको क्रिप्स मिशन बोलते हैं, मार्च 1942 में। ये प्रस्ताव की शर्तें यहाँ पे हैं। क्रिप्स मिशन की भारत सहयोग देगा, डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो अगर आपसे पीटीएम पूछे कि क्रिप्स मिशन में क्या देने की बात कही गई थी भारत को, क्या संप्रभु राज्य, नहीं, डोमिनियन स्टेटस देने की बात यहाँ पे की गई थी। साइमन कमीशन इससे पहले का, ये भी देख लीजिएगा। साइमन कमीशन की घोषणा हुई थी 8 नवंबर 1927 को, ठीक है। और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई आया था, ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन का विद्रोह करने का निर्णय लिया गया था दिसंबर 1927 में मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस निकाला जा रहा था, और उस समय पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे और फिर उनकी मृत्यु हुई थी। नेहरू रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी 1928 में, और इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति की अध्यक्ष थे डॉक्टर मोतीलाल नेहरू, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, ठीक है। 9 लोग इसमें शामिल थे, 2 मुस्लिम थे यहाँ पे। इसमें 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। केंद्र और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की मांग की गई थी। भाषाई आधार पर प्रांतों के सृजन की मांग की गई थी। संयुक्त निर्वाचन पद्धति की मांग की गई थी, ठीक है। औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज दिए जाने की मांग नहीं की गई थी, ध्यान रखिएगा, ये नोट करिएगा आप स्पेशली। इसमें औपनिवेशिक स्वराज दिए जाने की मांग की गई थी, ठीक। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन जो है कैसे लिंक है, इसके बारे में बताया गया। 1919 से 22 के बीच 2 जन आंदोलन चले थे, खिलाफत और असहयोग। महात्मा गांधी ने 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का अधिवेशन अपनी अध्यक्षता में किया था। खिलाफत कमेटी बनी थी। शौकत अली, मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, अबुल होगा यहाँ पे, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी इसमें शामिल थे। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय अली बंधुओं को जाता है, शौकत अली और मोहम्मद अली को। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में 1919 में होने वाली खिलाफत कमेटी की सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने खुद की थी, ठीक है। अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला था, जो 1919 दिसंबर में वो था। हकीम अजमल खान जो है हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी इन्होंने, ये पदवी ब्रिटिश सरकार ने उनको दी थी 1908 में। मोहम्मद अली जिन्ना जो खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे, उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म न लाने की सलाह दी थी, जो कि बड़ी मतलब आश्चर्यजनक बात है, ठीक। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे, ये सब नाम लिखे हुए हैं उनके। सितंबर 1920 में कलकत्ता में के अधिवेशन में जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन प्रमुख मुद्दे थे। मदन मोहन मालवीय इसमें शामिल नहीं हुए थे और उन्होंने कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था। हिंदू मुस्लिम एकता के एक हम लोग कह सकते हैं इवेंट के रूप में गांधी जी इस खिलाफत आंदोलन को देख रहे थे। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन से स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर लगभग 30,000 मुसलमानों के समक्ष भाषण दिया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब माना जाता है, 1 अगस्त 1920 से, ठीक है। उसके बाद असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे।
5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। ठीक, तो इसमें इस तरीके से ये चलता है। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। CR दास ने विरोध किया था। ठीक है, हालांकि बाद में दिसंबर में 1920 में ये जो है व्यापक चर्चा हुई थी और खुद CR दास ने ही ये मतलब असहयोग प्रस्ताव अब प्रस्तावित कर दिया था। 1915 में जब गांधी जी भारत आए थे उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और उन्होंने सरकार के युद्ध के प्रयासों में मदद की थी। उन्होंने भर्ती की थी कई सैनिकों की, इस वजह से उनको कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी, जो उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दी थी। राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज को मिली थी, जो उन्होंने इस असहयोग आंदोलन के समय वापस की। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन 1 अगस्त 1920 को ही उनकी मृत्यु हो गई और वो उसका परिणाम नहीं देख सके। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक तरीके से इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया था। उन्होंने कहा था विदेशी वस्त्रों को जलाए जाना अविवेकी और निष्ठुर बर्बादी है। काशी विद्यापीठ की स्थापना होती 1920 में। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना अहमदाबाद में होती 1920 में। और जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ 1920 में दिल्ली इसको ले जाया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन का जो अंतिम बिंदु माना जाता है वो है गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में हुई हिंसा। यहाँ से असहयोग आंदोलन को गांधी जी वापस ले लेते हैं। गांधी जी ने ऑफिशियली 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। ठीक है, चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा था और उन्हें बचा ले जाना उनकी एक बड़ी सफलता थी। 1922 की गया कांग्रेस में प्रेम कृष्ण खन्ना और उनके सहयोगी ने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गांधी जी का विरोध किया था कि उन्होंने इस आंदोलन को क्यों वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के नाम में दिए हुए हैं। ठीक है, आपको जरूर इनको देखना चाहिए। ठीक है, इन पर जरूर आप देखिएगा। इसमें ऐसे डांगे का नाम महत्वपूर्ण है। ठीक है, और महत्वपूर्ण है मोहम्मद उस्मान का नाम, स्वामी विश्वानंद का नाम, किशन सिंह मोटा सिंह का नाम, जयराम दास दौलत राम का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, प्रेमचंद का नाम महत्वपूर्ण है, गोविंद वल्लभ पंत का नाम महत्वपूर्ण है, गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, मुजफ्फर अहमद, अंबिका गिरी राय चौधरी का, मोतीलाल तेजावत का, अल्लूरी सीताराम राजू का, हजरत मोहानी का। ठीक है, SV देश पांडे का। बाकी तो आप जानते ही हैं। पट्टाभी सीतारामैया भी इसमें शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देख लेते हैं। ए ह्यूम संस्थापक होंगे इसके, ऑर्निथोलॉजिस्ट थे ये, ब्रिटिश ऑफिसर थे। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ए.ओ. ह्यूम ने महासचिव का पद संभाला और कलकत्ता के विमोश चंद्र बनर्जी यहाँ पे अध्यक्ष बने थे। लाला लाजपत राय सेफ्टी वॉल सिद्धांत इन्होंने दिया था कांग्रेस की स्थापना में। षड्यंत्र का सिद्धांत दिया था R.P. दत्त ने, यानी कि रजनी पाम दत्त। ठीक, और प्रकाश संवाहक सिद्धांत यानी कि लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी थी गोपाल कृष्ण गोखले की। उदारवादी चरण के प्रमुख नेता यहाँ पे हैं जो मतलब नरमपंथी कहे जाते हैं। दादा भाई नरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, आनंद चरलू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस और गोपाल कृष्ण गोखले। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई थी जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना था। ठीक है, 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के सत्र को संबोधित किया था। भारत की महिलाओं को राष्ट्रीय जीवन में उनका उचित दर्जा देने के लिए स्वतंत्रता संग्राम की प्रतिबद्धता का प्रतीक बनाया था। अभी सेशन है जो महत्वपूर्ण है आपको बता दे रहे हैं। जैसे इलाहाबाद सेशन हुआ था, जॉर्ज यूल ने अध्यक्षता की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूल था। ठीक है, 1888 इलाहाबाद। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सेशन एक बार जरूर देखना चाहिए आपको। कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था ये टाउन हॉल कलकत्ता में। देन इसके बाद स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था 1906 में कलकत्ता में। नरम दल गरम दल में विभाजन हुआ था सूरत सेशन में। देन इसके बाद हम देखेंगे इलाहाबाद सेशन में विलियम वेडनबर्ग ने इसकी अध्यक्षता की थी 1910 में। कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था 1908 में। डॉक्टर रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी। पहली बार जन गण मन गाया गया था कलकत्ता में ही 1911 में। लखनऊ में 1916 में अंबिका चरण मजूमदार यहाँ पे अध्यक्ष थे और मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का कह सकते हैं समझौता हुआ था। इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। लखनऊ अधिवेशन में ही बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 में कलकत्ता सेशन में एनी बेसेंट। ठीक है,
फिर अमृतसर में, फिर नागपुर कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन हुआ था। नागपुर सेशन में सी वी राघवचरियर थे अध्यक्ष। 1921 का महत्वपूर्ण है क्योंकि चितरंजन दास को अध्यक्ष होना था जो कि जेल में थे। हकीम अजमल खान कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। गया सेशन में देशबंधु चितरंजन दास अध्यक्ष थे। काकीनाडा में मौलाना मोहम्मद अली सबसे युवा अध्यक्ष थे, अबुल कलाम आज़ाद। बेलगाम सेशन एकमात्र सेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। ठीक है। सरोजिनी नायडू कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कहाँ से? लाहौर सेशन से। ये पीटी में पूछा गया था लास्ट ईयर, आपको पता होगा। उसके बाद गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था, फैजपुर में हुआ था बिहार में। ठीक है। 1937 में अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मेरठ में ये हुआ था आचार्य जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में, आज़ादी के समय अध्यक्ष थे। ठीक है। गवर्नर जनरल और वाइसरॉय के संबंधित फैक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन से गवर्नर जनरल के क्या क्या फैक्ट हैं आप एक बार दोहरा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, जरूरी है। बाकी हम लोग डिस्कस करते हुए आए हैं कहाँ पे क्या हुआ था। जैसे ठगी प्रथा का अंत विलियम बेंटिक से एसोसिएटेड है, सती प्रथा पर रोक इनसे एसोसिएटेड है। ठीक है। लॉर्ड मेटकॉफ के समय प्रेस एक्ट पारित हुआ था 1835 का, जिसके तहत ये जो समाचार पत्रों पर पाबंदियां थी वो वापस ली गई थी। एलन बैरो में सिंध का विलय, ग्वालियर का प्रथम युद्ध। डलहौजी के समय जो है अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें, डाक सेवा प्रारंभ की गई, टेलीग्राफ डाक सुधार किए गए, रेलवे माइन्यूट स्मरण पत्र जारी किया गया, वुड शिक्षा संबंधी डिस्पैच यहाँ पे आया था, पेगू का अधिग्रहण यहाँ पे किया गया था। ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आया था। इसमें गंगा नहर को खोलने की घोषणा की गई थी। लोक निर्माण विभाग की स्थापना इससे एसोसिएटेड है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इससे एसोसिएटेड है, जिसके तहत कई सारे जो मतलब राज्य थे उनका व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत विलय किया गया था, जबरदस्ती अधिग्रहण किया गया था। इस तरीके से मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, क्योंकि वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो आया था उसकी समाप्ति यहाँ पे हुई थी 1882 में। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आया था ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है। आप लोग यहाँ पे मेन चीज़ें नोट कर लीजिए बस। जैसे अभी आया था लेखपाल पेपर में कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है वाइसरॉय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वाइसरॉय थे लॉर्ड लिनिथ को। आगे जो CR फॉर्मूला है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से संबंधित है, 1944 में आया था।